Hello, my dear lovely YouTube family, and welcome again to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee, and I'm your mathematics mentor. So, from today, we are going to start the grade 6 mathematics, right? So, in today's video, we are going to start the first chapter of your grade 6 mathematics. The name of the chapter is Know Your Numbers. ठीक है ना? तो आज बेसिकली ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है ग्रेड 6 के मैथमेटिक्स का, जहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नो योर नंबर्स। और इस सिंगल वीडियो में हम लोग इस पूरे वीडियो लाइक पूरे चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, राइट? तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपका लाइक ना फर्स्ट वीडियो होगा जहाँ से आप अपनी एजुकेशनल जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हो। इससे पहले हो सकता है आप लोगों ने कुछ इस तरीके के लेक्चर्स के फॉर्म में वीडियोस अभी तक ना देखे हों, राइट? तो इन वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि वो दोनों पॉइंट 2 पॉइंट शेयर करूँगा, और वो दोनों पॉइंट्स आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, तभी आप इन वीडियोस का एक अच्छे से एक अच्छा लिखना एक अच्छे तरीके से आप इनका बेनिफिट आप इसका ले पाओगे, ठीक है ना? तो वो 2 पॉइंट्स क्या हैं? देखो, मैं आपके साथ प्रॉपर एक बार डिस्कशन कर ले रहा हूँ क्विक, राइट? क्योंकि ये डिस्कशन बार-बार नहीं होना है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो भी वीडियोस हैं, ये आपको ये समझना है, यहाँ पे आप ना ये क्या है, एक एजुकेशनल वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं जो आप देखने वाले हो, है ना? तो इनको कभी भी आपको डिस्ट्रैक्टिव एनवायरनमेंट में नहीं देखना है, ठीक है? यानी कि आप कहीं पे भी बैठे हो, आप ड्राइंग रूम में बैठे हो, आप अपने रिलेटिव्स के साथ बैठे हो, आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हो, डिस्ट्रैक्टिव एनवायरनमेंट में बैठे हो, जहाँ पे एक दिमाग आपका दूसरी जगह पे लगा हुआ है, एक दिमाग आपका पढ़ाई में लगा हुआ है। इस तरीके से हमें वीडियोस को वॉच नहीं करना है। हम जब भी वीडियोस को वॉच करना स्टार्ट करेंगे, जब हम प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठे होंगे, राइट? एक स्टडी पोस्चर होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है? एक स्टडी पोस्चर होता है, और बेस्ट स्टडी पोस्चर क्या होता है? जब हम पढ़ाई कब में करें, एक टेबल और चेयर में पढ़ें। ये बहुत बेसिक नेसेसिटी है, बट ये बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, बट इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो डिस्ट्रैक्टिव एनवायरनमेंट से हमें बचना है, ठीक है? डिस्ट्रैक्टिव एनवायरनमेंट से हमें बचना है, राइट? हमें हमेशा जो भी वीडियोस हैं, हम प्रॉपर अटेंशन के साथ प्रॉपर फोकस्ड मैनर में देखेंगे, राइट? और दूसरा काम क्या है जो आपको करना है, वो ये है, आपको नोट्स भी पैरेलली बनाते हुए चलना है, राइट? नोट्स आपको बनाना कंपलसरी है, मस्ट है, ठीक है? हर वीडियोस में जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, हर एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ऐसा नहीं करना है डियर कि अभी आप वीडियो देख रहे हो और आपके मन में चल रहा है कि चलो हम बाद में नोट्स को बना लेंगे। बाद में कुछ नहीं होता, ठीक है? जो करना है अभी करना है, राइट? और इसका मतलब ये है, आप वीडियोस को तभी वॉच करोगे जब आप प्रॉपर स्टडी पोस्चर में बैठे होगे, राइट? यानी कि प्रॉपर आप स्टडी टेबल चेयर में बैठे होगे, राइट? या फिर आप ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पे आप प्रॉपर फोकस्ड मैनर में आप बैठे हो, है ना? जहां पे आपका किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना? उस एनवायरनमेंट में हमें बैठ करके वीडियोस को वॉच करना है, और साथ ही साथ हमें ये भी मेक श्योर करना है कि जो भी कंटेंट मैं डिलीवर करता जा रहा हूँ, साथ ही साथ आप वीडियोस को पॉज करते हुए आप सारी चीजों का नोट्स भी पैरेलली बनाते हुए चलो, ठीक है? अब अगर ये दो चीजें, सिंपल सी चीजें हैं, राइट, या आपने अगर फॉलो की, तो बिलीव मी, आपको ये वीडियोस देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका एक काम बचेगा। वो ये है कि आपके पास इसके बाद जो भी रेफरेंस बुक होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एंड बिलीव मी, इन वीडियोस को देखने के बाद एक सिंगल क्वेश्चन में भी आपको डाउट नहीं आने वाला है, ये मेरी श्योरिटी है। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप बेझिझक आप ना मेरे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हम लोग आज की इस वीडियो में टॉपिक्स क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? आपको इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने को लिखना, मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, और आपको क्या क्या यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंड एंड कंपेयर नंबर्स, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है, ये कैसे पता लगाया जाता है कि कोई भी नंबर बड़ा है या फिर कोई भी नंबर छोटा है। तो ये फर्स्ट टॉपिक हो गया, राइट? सेकेंड में हम लोग ये देखेंगे कि यूज ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम, राइट? ये दोनों सिस्टम्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देन उसके बाद किसी भी नंबर्स को, राइट, पढ़ा या फिर लिखा कैसे जाता है, रीड एंड राइट लार्ज नंबर्स, राइट?
उनको एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे हम लोग एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ के बारे में सीखेंगे। एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। इसमें हम लोग एक प्रॉपर डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में हम लोग रोमन न्यूमरल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे कंप्लीट टॉपिक होने वाले हैं, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैं यहाँ पे स्किप करने वाला हूँ, राइट। तो आज की सिंगल वीडियो में ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर अप होने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये सारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये आपको लिख लेना है, ठीक है। अब एक बार अगर आपने लिख लिया है, ठीक है, अब आप लोग आगे बढ़ोगे, राइट। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मेन चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है। तो किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई दो नंबर्स हैं, सपोज एक नंबर है 2345 लिखा हुआ है और दूसरा नंबर लिखा हुआ है, राइट, 2367, ठीक है। ये दो नंबर्स लिखे हुए हैं। अब मुझे ये पता करना है कि इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो कैसे पता करोगे? तो सबसे पहले आप ये देखो, जो दो नंबर्स आपको गिवन है वो कितने डिजिट से मिलकर के बना है। डिजिट्स कौन से होते हैं? जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे आपके डिजिट्स होते हैं। इन डिजिट से मिलकर के ही हमारे पास नंबर्स बनते हैं। तो ये नंबर भी हमारा 4 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है, ये नंबर भी हमारा 4 डिजिट से मिलकर के ही बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें स्टेप 1 में हमें क्या करना होता है, हमें नंबर ऑफ डिजिट्स देखने पड़ते हैं, ठीक है ना, कि दोनों ही नंबर जो है क्या वो सेम डिजिट्स के हैं कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमें ये चेक करना पड़ता है नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स हम पहले चेक करते हैं, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये एग्जांपल मैं ना लेके एक और एग्जांपल में लूँ, एक सेकेंड, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 23 एंड ले रहा हूँ 421। अब देखो, अब अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है और मुझे ये पता लगाना है इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये देखो यहाँ पे ये जो नंबर है ये दो डिजिट से मिल करके बना हुआ है। ये जो नंबर है ये दो डिजिट से मिल करके बना हुआ है ना। उसी जगह पे ये वाला जो नंबर है ये तीन डिजिट से मिल करके बना हुआ है ना। तो अब पहले स्टेप में हमें ये पता चल गया कि ये जो नंबर है दो डिजिट से मिलकर के बना हुआ है, ये नंबर तीन डिजिट से मिलकर के बना हुआ है। तो जो भी नंबर जितने ज्यादा डिजिट्स का होगा, राइट, वो नंबर ऑलरेडी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 421 यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो ये नंबर इसका कंपेयर टू इस नंबर से बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो स्टेप 1 एक ही स्टेप से हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट थे, तो उसके बिहाफ पे हमने ये बता दिया कि 421 क्या है, बड़ा है आपका, ठीक है। अब देखो, अब अगर इस केस में देखो, राइट, ये आपका मैं मान लेता हूँ ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि आपके नंबर ऑफ डिजिट्स तो सेम हो गए भाई साहब, नंबर ऑफ डिजिट जो है वो सेम हो गए। अब अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे तो नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंस है, तो हम लोगों ने इजीली बता दिया कि ये नंबर भैया बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो सेम है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो क्या कोई दूसरा स्टेप है जिसके जरिए हम लोग उसके बाद आगे का वेरिफिकेशन प्रोसेस हम लोग इसको बिगिन करें? तो उसके लिए क्या करो, देखो अब यहाँ पे जैसे पता है ये नंबर भी आपका 4 डिजिट्स का ठीक है, और ये नंबर भी आपका 4 डिजिट्स का है ना, ये नंबर भी आपका 4 डिजिट्स का है, ठीक है। अब दोनों ही नंबर 4 डिजिट्स के हैं, तो अब यहाँ पे आता है स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पे आता है स्टेप नंबर 2। अब आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड से इंडिविजुअल डिजिट्स को कंपेयर करना स्टार्ट करना है, ठीक है। कंपेयर द डिजिट्स, स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स, स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है साहब 2, और यहाँ पे भी 2 है, तो देखो ये तो सेम हो गया, राइट, ये तो सेम हो गया, ठीक है। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड का, राइट, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो दोनों सेम है, अब उसके बाद वाले डिजिट को देखो, अगर ये दोनों डिजिट सेम है तो आप आगे वाले पे देखो। अगर मान लो यहाँ पे
यहाँ पे डिजिट सेम ना होते, राइट। तो जो भी नंबर में, जैसे एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, तो जिस भी नंबर में जो डिजिट होता है, जिसका भी डिजिट बड़ा होता, वो नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता। बट यहाँ पे इस केसेस में दोनों ही सेम है, तो अब हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, नेक्स्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो अगेन अब सेम हो गया, राइट। अगर सेम है तो हम लोग कहीं नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, उसके लिए फिर अब नेक्स्ट डिजिट पे जंप ऑन करोगे। अब यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे 6 है, राइट। तो जो भी डिजिट आपको पहला ही जो भी डिजिट आपको बड़ा दिखेगा, वही नंबर आपका ऑटोमेटिकली बड़ा बन जाएगा, राइट। और उसके आगे डिजिट आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे मिला है हमें 4, यहाँ पे मिला है हमें 6, तो उसके बिहाफ पे हम ये बोल देंगे कि ये वाला जो नंबर है, राइट, ये आपका बड़ा है। अब इन नंबर्स को पढ़ते कैसे हैं, कैसे लिखते हैं, ये अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। बस अभी हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, कि किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है ना। किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है, वो अभी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये सीखा कि स्टेप नंबर 1 में हम लोग ये वेरीफाई करते हैं कि जो भी नंबर है क्या वो सेम डिजिट से मिलकर के बना हुआ है। अगर सेम डिजिट से मिलकर के नहीं बना हुआ है, तो जिस भी नंबर में ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी, वो नंबर बड़ा हो जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये देखा कि मान लो अगर हमारे दोनों ही नंबर जो है वो सेम नंबर ऑफ डिजिट से मिलकर के बने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग इंडिविजुअली लेफ्ट हैंड साइड से हर इंडिविजुअल डिजिट को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, राइट। अब कंपेयर करने पे जो भी डिजिट हमारा बड़ा होगा, जिस साइड भी हमारा डिजिट बड़ा हो जाएगा, वही नंबर हमारा ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, घबराना नहीं, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मान लो अगर हमारे पास लिखा है 2 3 5 6, राइट, और दूसरी साइड पे हमारे लिखा हुआ है 3 4 5 9। अब हमें इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करके बताना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो अब देखो अगेन ये नंबर भी हमारा 4 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है ना, और ये नंबर भी हमारा 4 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है ना। तो दोनों ही नंबर जो है वो 4 डिजिट से मिलकर के बने हुए हैं। तो अब क्या करोगे, अब लेफ्ट हैंड साइड से इंडिविजुअली डिजिट्स को कंपेयर करना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे देखो 2 है, बट यहाँ पे क्या है 3, राइट, 3 है, राइट। और मुझे पता है नंबर लाइन पे 3 बड़ा होता है 2 से। तो अब हमें बाकी डिजिट्स को कंपेयर ही नहीं करना, बाकी डिजिट्स को कंपेयर ही नहीं करना। अब हम बस इसी के बिहाफ पे ये बता देंगे कि ये वाली जो नंबर है, राइट, ये आपका बड़ा है और ये आपका छोटा है। और ये जो साइन है ना, ये साइन की जो माउथ ओपनिंग है, ये उसी साइड होती है जो नंबर आपका बड़ा होता है, राइट। अब मान लो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे लिखा है 1 1 2 4 5, और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है मान लो जैसे कि 1 1 1 1 1 1 2 4, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है नंबर। अब इसमें क्या करेंगे, अगेन देखो ये भी 5 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है, ये भी 5 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो वेरीफाई हो गया, ठीक है, कि दोनों ही यहाँ पे क्या है। अब इसके भी यहाँ पे तो हम कंपेरिजन कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों में ही सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम इंडिविजुअली डिजिट्स को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1 है भाई साहब, यहाँ पे भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डिजिट को देखो, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है बट यहाँ पे 1 है, तो 2 बड़ा है एज कम्पेयर टू 1। तो इस केस में हम लोग बोल देंगे कि ये डिजिट आपकी, ये जो नंबर है आपका, जो कि 5 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है, ये आपका बड़ा है, ठीक है। ठीक है, अब यह नंबर आपका बड़ा था, तो यहाँ पे माउथ ओपनिंग मैंने इस साइड पे की हुई है। आई होप ये चीज बेसिक थी, राइट, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोग नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा नहीं है अभी हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देन उसके बाद आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, राइट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5 2 4, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 2 3 1, ठीक है। यहाँ पे मान लो लिखा है 4 4 3 2, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 2 3 4 2, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड में है मान लो 3 7 2 1, 7 2 4 5। फोर्थ 6 6 5, यहाँ पे भी है 6 6 5। फिफ्थ है आपका 7 4 5 6, ये आपका 8 7 4 3। अब देखो, अब फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट में आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो हमारे पास इस साइड पे जो नंबर लिखा हुआ है, ये 3 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है, 3 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है। ये नंबर जो है कितने डिजिट से मिलकर के बना हुआ है, 4 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है। तो डेफिनेटली जो भी नंबर, जिस भी नंबर में जितने ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, वो आपके बड़े होंगे, है ना। तो इस केसेस में हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि ये
नंबर जो है वो बड़ा है। ठीक है, आया बात समझ में? ठीक है, अब सेकंड वाले को देखो। सेकंड वाले में देखो तो ये भी आपका 4 डिजिट से मिल करके बना हुआ है, ये भी आपका 4 डिजिट से मिल करके बना हुआ है ना। अब देखो, अब अगर भाई नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम लोग इंडिविजुअल डिजिट्स को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो भाई 4 है ना, और यहाँ पे 2 है, तो क्या बड़ा है, 4 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, 4। तो बाकी डिजिट्स को हम कंपेयर ही नहीं करना, राइट। अब यहाँ पे हमें जो भी डिजिट पहला आपको बड़ा मिल जाता है उसी के बिहाफ पे हम ये बोल देते हैं कि ये नंबर आपका क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो 3721 ये भी 4 डिजिट से मिल करके बना हुआ है, और 7245 ये भी हमारा 4 डिजिट से मिल करके ही बना हुआ है। तो अब क्या करोगे, इंडिविजुअल डिजिट्स को कंपेयर करना स्टार्ट करो लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो ये वाला जो नंबर है ये बड़ा होगा। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है, राइट। अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड से देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, राइट। फिर देखो यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास 6 है, और यहाँ पे भी 6 है, राइट। यहाँ पे भी 5 है, और यहाँ पे भी 5 है, यानी कि ऑलमोस्ट सारे ही डिजिट सेम है। तो इस वजह से यहाँ पे इक्वल टू साइन आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिजिट क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में यहाँ पे भी देखो, ये भी 4 डिजिट से मिलकर के बना हुआ नंबर है, और ये भी 4 डिजिट से ही मिलकर के बना हुआ नंबर है ना। तो यहाँ पे अब लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट मोस्ट साइड पे देखो, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा होगा। आई होप ये चीज़ तो आपको इजीली समझ में आ गई होगी, है ना, कोई डाउट नहीं होगा इसमें अब। ठीक है, वेरी गुड। अब अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई, मतलब क्या एक ही चीज़ तो समझिए ना, कि किसी भी हम लोग किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, बस यही टॉपिक अभी उन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, अब अगर ये चीज़ समझ में आ गई है ना, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं ज़रा कि अच्छा, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, एक क्वेश्चन और है जहाँ पे अब हमको उसी के बिहाफ पे ये देखना है कि किसी भी नंबर्स को हमें, ये जो नंबर्स है ना, राइट, अभी नंबर्स जो गिवन है हमारे पास, हो सकता है आपको थोड़ा सा फॉन्ट में प्रॉब्लम हो, राइट। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई होप यू कैन easily guess it, right, what are these numbers, right। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 15432, ये लिखा है 9875, ये लिखा है 22367, ये लिखा हुआ है 8219, और ये लिखा है यहाँ पे 24678, 34678, 78912, और ये लिखा है 12367। ठीक है ना, तो ये नंबर्स है। हमें इन नंबर्स को बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर्स का क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझो। दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर्स में क्या करते हैं हम लोग, नंबर्स को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि सबसे छोटा नंबर जो है वो सबसे पहले आता है, और सबसे बड़ा नंबर सबसे बाद में लिखा जाता है, राइट। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, है ना। ये जो डिजिट्स है ना, ये बेसिकली किस ऑर्डर में अरेंज है, ये असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज है, राइट। बिकॉज सबसे पहले हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है वो स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट किया है, देन उसके बाद जो हम लोगों ने एंड किया है वो लार्जेस्ट डिजिट पे एंड किया है। ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, जैसे कि 6,5,4,3,2,1, तो ये ऑर्डर को अपन बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो जरा अब ध्यान से देखना। ठीक है, अब हमारे पास ये कुछ नंबर्स गिवन है। ठीक है, अब इन नंबर्स को मुझे असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है, किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे नंबर देखो, क्या लिखा है 15432, उसके बाद लिखा है 9875, उसके बाद लिखा हमारे पास 22367, उसके बाद लिखा है हमारे पास 8219। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स देखो, ये जितने भी नंबर हैं क्या इनके नंबर ऑफ डिजिट सेम है, राइट। क्या है, सारे नंबर सेम नंबर ऑफ डिजिट से मिलकर के बने हैं? वो देखो, तो यहाँ पे तो भाई साहब 5 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 5 है, और यहाँ पे भी 4 है ना। तो जाहिर सी बात है, ये जो नंबर है, राइट, ये वाला जो नंबर है जो कि 5 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है, और ये जो नंबर है ये 5 डिजिट से मिलकर के बना है, तो ऑब्वियसली ये दोनों नंबर इन दोनों डिजिट से तो बड़े ही होंगे, है ना, इन दोनों डिजिट से तो बड़े ही होंगे। अब मुझे पता है असेंडिंग ऑर्डर में मुझे सबसे पहले छोटे नंबर्स को प्लेस करना पड़ता है, तो या तो सबसे पहले जो नंबर आएगा वो 9875 आएगा, या फिर हमारे पास 8219 आएगा। अब इन दोनों में हमें ये डिसाइड करना है कि पहले कौन सा नंबर लिखा जाएगा, पहले तो सबसे छोटा नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो नंबर ऑफ डिजिट सेम है, भाई यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट तो सेम हो गए, ये भी 4 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है, और ये भी 4 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है ना। तो अगर दोनों ही नंबर 4 डिजिट से मिलकर के बने हुए हैं, तो अब हम लोग लेफ्ट साइड से जितने भी जो भी लेफ्ट मोस्ट साइड पे जो डिजिट है उससे कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9, यहाँ पे लिखा हुआ है 8, यानी कि ये जो नंबर है ये सबसे छोटा नंबर है,
यानी कि इस नंबर को सबसे पहले लिखा जाएगा, यानी कि 8, इसको अपन यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे 8, अरे क्या लिखेंगे 8219, क्योंकि ये नंबर सबसे छोटा है ना। अब इसके बाद ऑब्वियसली यही नंबर आएगा, बिकॉज अभी भी ये नंबर जो है ये इन बाकी दो नंबर से तो छोटा ही है ना, बिकॉज ये 4 डिजिट्स का है, ये दोनों 5 डिजिट्स के हैं। तो इसके बाद अपन इसको लिखेंगे 9875, ठीक है। अब बात आती है कि इन दोनों नंबर्स में किसको पहले लिखा जाएगा। तो जरा इन दोनों नंबर्स को लिख कर देखो, पहले 1515432, उसके बाद लिखा है 22367, ठीक है, ये दोनों नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इन दोनों नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखो तो अगेन ये भी हमारा नंबर जो है ये 5 डिजिट्स के मिल करके बना हुआ है, और ये नंबर भी हमारा 5 डिजिट से ही मिल करके बना हुआ है ना। दोनों ही नंबर 5 डिजिट से मिल करके बने हुए हैं। तो अगर ये दोनों नंबर 5 डिजिट से मिल करके बने हुए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट हैंड साइड से डिजिट्स को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो ऑब्वियसली ये जो नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, ये नंबर छोटा हो जाएगा, बिकॉज कोई भी नंबर अगर हमें यहाँ पे डिफरेंस दिखता है तो हम लोग बाकी डिजिट्स को कंपेयर ही नहीं करते, हम उसी के यहाँ पे बता देते हैं कौन सा नंबर छोटा होगा या कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो हमें ये पता चला कि ये नंबर कंपेयर टू इस नंबर से छोटा होगा, ठीक है। अब हमें पता है भाई छोटे नंबर को भी पहले प्रेफरेंस देना है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 15432। अब उसके बाद बचा हुआ ये नंबर है, इसको बाद में लिख देंगे 22367। तो इस तरीके से हम लोगों ने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है। इजी था, है ना, इजी था। अब देखो, अब अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है ना, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि इन्हीं नंबर्स को आप क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो क्या, तो क्या आप इन्हीं नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो? कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ? बिल्कुल ईज़ी है, बिल्कुल ईज़ी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवर्स कर देना है ऐसे, है ना? उल्टा कर देना है। तो अब ये जो आपका नंबर लास्ट में लिखा हुआ था ना, ये नंबर सबसे पहले लिख दोगे 22367, उसके बाद आप ये नंबर लिख दोगे 15432, उसके बाद आप ये नंबर लिख दोगे 9875, ठीक है? 9875, उसके बाद आप क्या लिख दोगे 8219, 8219, ठीक है। आपने इस तरीके से नंबर्स को इधर आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, राइट, और इधर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब जरा बी पार्ट को देखते हैं। अब यहाँ पे भी जो हमारे पास जो नंबर्स है जरा उनको लिखो। पहले यहाँ लिखा हुआ है 24678, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 34678, फिर उसके बाद लिखा है 78912, उसके बाद लिखा है 12367। अब अगर आप देख पा रहे होगे, ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, तो ये सारे के सारे नंबर्स आपके 5 डिजिट्स के ही हैं, सारे के सारे नंबर्स आपके 5 डिजिट्स के हैं, ठीक है। अब ये सारे नंबर्स अगर 5 डिजिट्स के हैं, तो अब सबसे छोटा नंबर वो होगा जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिजिट सबसे छोटी होगी वही नंबर सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे ये डिजिट स्टार्ट हो रही है 2 से, ये स्टार्ट हो रही है 3 से, ये स्टार्ट हो रही है 7, ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है। तो अब ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे छोटी डिजिट क्या है, 1 है, तो यानी कि ये नंबर सबसे छोटा हो जाएगा 12367। तो यानी कि सबसे पहले जो नंबर आएगा 12367, है ना, ये नंबर सबसे पहले आ गया। अब इसके बाद उससे बड़ी डिजिट क्या है, उससे बड़ी डिजिट आपकी 2 है, तो यानी कि क्या आएगा यहाँ पे 24678, ठीक है। अब इसके बाद 2 से बड़ा क्या होता है 3, यानी कि क्या आ जाएगा 34678, है ना। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 34678। अब उसके बाद लास्ट में क्या बचा 78912, 78912, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर इसी को अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दूं, तब कैसे लिखोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको कैसे लिखोगे? बस कुछ नहीं करना है, इसको रिवर्स करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है अब इसको सबसे पहले लिखोगे। भाई असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले लिखते हो और सबसे बड़े वाले नंबर को आप सबसे बाद में लिखते हो। बट डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसी का उल्टा करते हो, सबसे बड़े वाले नंबर जो होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको आप सबसे पहले लिखते हो, जो यहाँ पे आ जाएगा 78912, उसके बाद उससे छोटा यानी कि 34678, देन उसके बाद उससे छोटा यानी कि 24678, देन उसके बाद आ जाएगा आपका 12367, राइट। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना होता है।
ठीक है ना। आई होप अगर ये आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो अगर ये आपको आइडिया हो चुका है, आपको ये समझ में आ चुका है, राइट, कि किस तरीके से नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर कर लिखा जाता है, अरेंज किया जाता है, और किस तरीके से हम लोग नंबर्स को कंपेयर करते हैं, राइट। अगर आपको इतना आइडिया लग चुका है, राइट, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ न्यूमरेशन। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो टाइप्स की न्यूमरेशन को पढ़ने वाले हैं। पहला है एक आपका इंडियन, राइट, दूसरा है आपका इंटरनेशनल। एक है आपका इंडियन, दूसरा है आपका इंटरनेशनल सिस्टम, राइट। अब इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में फर्क क्या है वो समझो। अब उसके लिए हम लोग एक टेबल से समझते हैं, राइट, कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में फर्क क्या है। ठीक है, देखो, हमारे पास दो टाइप्स के सिस्टम है, ठीक है। जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये वाला सिस्टम हमारा इंडियन सिस्टम है, ठीक है। और जो नीचे लिखा हुआ है ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है। अब इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या फर्क है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार समझ में आ गया, फिर आपको कभी भी थ्रू आउट द लाइफ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, देखो, जो हम लोग इंडियन सिस्टम की बात करते हैं, राइट, तो इंडियन सिस्टम में देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, फिर आता है आपका लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, है ना। इस तरीके से हम लोग चलते हैं। अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम की बात करो तो वो क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन बिलियन। अब अगर आप इन दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करो तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे भी वंस है, यहाँ पे भी वंस है, यानी कि यहाँ पे तो सेम है, वंस और वंस। यहाँ पे भी देखो टेंस और टेंस सेम है, और यहाँ पे भी 100 सेम है, 1000 पे भी सेम है, ठीक है, 10,000 पे भी इवन सेम है, 10,000 पे भी इवन सेम है, राइट। बट यहाँ पे इंडियन सिस्टम में अब हम लोग बोल रहे हैं लाख, ये लोग बोल रहे हैं 100,000, है ना। यानी कि 10,000 तक तो ये लोग सेम चले, अपने साथ ही चले, है ना। हम लोग अगर बोलेंगे 10,000 तो वो भी 10,000 बोलेंगे, ठीक है ना। बस अपना इन टर्म्स ऑफ रुपीज होगा, वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं इंडियन सिस्टम में अपन बोल रहे हैं लाख, और ये लोग बोल रहे हैं 100,000, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं 10 लाख, ये लोग बोल रहे हैं मिलियन। तो देखो फर्क क्या है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, राइट, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, यहाँ तक सारी कहानी सेम है, चाहे आप इंडियन की बात कर लो चाहे इंटरनेशनल की बात कर लो। अब अगर आप लाख की बात करो यहाँ पे, है ना, अगर आप लाख की बात करो तो यहाँ पे एक बहुत माइन्यूट सा आप डिफरेंस एक देख पा रहे होगे। वो डिफरेंस ये है कि जब आप 1 लाख को लिखते हो, 1 लाख को जब आप लिखते हो तो आप उसको ऐसे लिखते हो, राइट, वन, टेंस, आप इसको ऐसे लिखते हो, रुको, रब कर दूं जरा इसको। आप इसको देखो कैसे लिखते हो, वंस, टेंस, हंड्रेड, उसके बाद एक कॉमा, थाउजेंड, 10,000, अगेन एक कॉमा, फिर उसके बाद आ जाता है लाख, है ना। यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड तक तो 3 जीरोस हैं, राइट, इसको बोलते हैं एक पीरियड, है ना। फिर उसके बाद ये आता है आपका सेकेंड पीरियड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसी तरीके से अगर मुझे 100,000 अगर मुझे लिखना होता, 100,000 अगर मुझे लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, तो मैं इसको लिखता यहाँ पे, सारे जीरोस तो सेम ही होंगे, राइट, जीरोस तो यहाँ पे सेम ही होंगे, बट यहाँ पे कॉमा सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा। ये आपका इंडियन सिस्टम है और ये आपका इंटरनेशनल। इंडियन और इंटरनेशनल में बस इतना सा फर्क है कि वंस, टेंस, हंड्रेड तक तो सेम है, राइट, तीन तीन पीरियड्स है, राइट। आप देख रहे पा रहे होगे 3 जीरोस का एक पीरियड है, बट उसके बाद इंडियन में अपन 2 से ब्रेक कर रहे हैं और यहाँ पे अगेन ये 3 को ही लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने क्या हम लोगों ने क्या किया है, वंस, टेंस, हंड्रेड के बाद एक कॉमा लगाया, फिर थाउजेंड, 10,000 के बाद अगेन एक कॉमा लगाया, है ना। बट यहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम की बात करोगे तो वंस, टेंस, हंड्रेड पे तो इन्होंने कॉमा लगाया है, 100 पे तो इन्होंने कॉमा लगाया है, बट थाउजेंड, 10,000 के बाद इन्होंने कॉमा नहीं लगाया है, बिकॉज उनकी गाड़ी अभी भी 1000 पे चल रही है, अपनी कन्वर्ट होकर लाख पे आ गई है, राइट। अपने देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 के बाद अपन जंप हो गए लाख पे, है ना।
आप 10,000 के बाद देखो, 10,000 के बाद अपन जंप हो गए लाख पे, बट ये अभी भी इनकी गाड़ी सेम स्पीड पे चल रही है। ये बोल रहे हैं 1 10 100 1000 10,000 के बाद 100,000 पे बात कर रहे हैं। ये लोग अभी मिलियन पे नहीं गए, है ना। तो ये लोग क्या बोलते हैं, देखो इंडियन सिस्टम में अपन क्या करते हैं, इनिशियली तो 3 जीरो का एक पीरियड होता है, बट उसके बाद दो दो जीरोस के एक एक पीरियड बनते चले जाते हैं। बट इंटरनेशनल सिस्टम में थ्रू आउट, राइट, स्टार्टिंग से लेकर के आप कितना भी बड़ा नंबर हो, तीन तीन नंबर्स का ही एक आपका पीरियड बनता है ना। तो यहाँ पे अगर जैसे आपको इंडियन सिस्टम में आपको 1 लाख लिखना है तो आप देख पा रहे हो कि 2 कॉमा है, और अगर आपको 100,000 लिखना है तो आप देख पा रहे हो खाली एक कॉमा है ना। अब इसी तरीके से अगर मुझे 10 लाख को रिप्रेजेंट करना है, इसी तरीके से अगर मान लो मुझे 10 लाख को रिप्रेजेंट करना है, एक सेकेंड इसको, ठीक है, मान लो अगर मुझे इसको यहाँ पे 10 लाख को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर 10 लाख को मुझे रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, तो 10 लाख को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, 10 लाख को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो बहुत ध्यान से समझना, वंस टेंस 100 10,000 10,000 लाख, ये क्या इतना हो गया, 1 लाख। मुझे क्या बनाना है, 10 लाख, तो यानी कि एक जीरो और बढ़ा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे पीरियड से जो कॉमा होता है ना, कॉमा उसको बोलते हैं, कॉमा हम तभी लगाते हैं जब एक पीरियड हमारा क्लासिफाई किया जाता है ना। तो एक एक पीरियड जैसे खत्म हो जाते हैं वैसे वैसे कॉमा से हम लोग सेपरेट करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वंस टेंस 100 में तो एक कॉमा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वंस टेंस 100 1000 10,000 के बाद क्या आ जाता है, लाख, तो लाख के बाद अगेन हम लोग एक कॉमा लगा देते हैं ऐसे। तो ये क्या आ जाता है भाई, लाख के बाद 10 लाख, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये क्या लिखा है, 10 लाख। अब अगर इसी को हम लोगों को अगर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, तो देखो वहां पे क्या होता है, अब हम लोग 10 लाख को किसके बराबर रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे 1 मिलियन, वो लोग क्या बोलेंगे, 1 मिलियन, है ना। हम लोग यहाँ पे 10 लाख बोलते हैं, वो लोग वहां पे क्या बोलेंगे, 10 मिलियन बोलेंगे। तो सॉरी, 1 मिलियन, 10 लाख बराबर 1 मिलियन। तो 1 मिलियन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सेम सेम नंबर ऑफ जीरोस होंगे, बट पीरियड्स अलग अलग होंगे, पीरियड्स अलग अलग होंगे। यहाँ पे मैंने क्या बताया, इंटरनेशनल सिस्टम में थ्रू आउट आपके तीन जीरोस का ही एक पीरियड बनता है ना। इंडियन में तो क्या होता है, पहले आपका 3 जीरो होते हैं, बाद में हम लोग दो दो जीरो से, हम लोग दो दो डिजिट से क्लासिफाई करते हैं एक एक पीरियड को। बट यहाँ पे थ्रू आउट स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक ये कितने, तीन जीरोस को ही एक पीरियड कंफर्म करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, वंस टेंस 100 1000 10,000 100,000, है ना। भाई देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 1000 10,000 100,000, देन उसके बाद ये आए हैं यहाँ पे किस पे, मिलियन। अब अपना क्या चलेगा, अपना लाख 10 लाख, फिर उसके बाद क्या आ जाएंगे हम लोग, जंप हो जाएंगे करोड़ पे, है ना। अब अगर देखो 10 लाख के बाद क्या आता है अपना, 1 करोड़, 1 करोड़, है ना। अब 1 करोड़ में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 1 करोड़, भाई 10 लाख के बाद क्या आ जाएगा, 1 करोड़। अब अगेन उसमें 10 लाख में एक जीरो को अगर और ऐड करोगे, आप यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा आपके पास, 10 लाख से आप किस पे आ जाओगे, जंप कर जाओगे, आपका 1 करोड़ पे आप जंप कर जाओगे, ठीक है। अब देखो, अब जैसे 1 करोड़ पे जंप करोगे तो यहाँ पे 1 करोड़ का मतलब ही क्या हो जाएगा, 1 करोड़ का मतलब क्या हो जाएगा, देखो, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने जीरोस थे, 10 लाख में हमारे पास 6 जीरोस थे, यहाँ पे हमारे पास 7 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें पीरियड्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू इंडियन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन। मैं पहले आपको इंडियन बता रहा हूँ, बाद में इंटरनेशनल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझना, तो वंस टेंस 100 एक कॉमा, 1000 10,000 लाख, 1000 10,000 लाख 10 लाख, देन उसके बाद करोड़। तो अपन को ये तो पता है कि भाई स्टार्टिंग में तीन जीरोस के बाद कॉमा आता है इंडियन सिस्टम में, बट उसके बाद दो दो जीरोस के बाद अपन सेपरेट करना स्टार्ट करते हैं, वंस टेंस 100 1000 10,000, ठीक है। 10,000 के बाद अब लाख आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक कॉमा आ गया, ठीक है। 10,000 के बाद लाख, लाख 10 लाख, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, करोड़। तो ये आपका डिजिट है, ये आपका जो नंबर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 करोड़ को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो आपका यूज, जो आपका कन्वर्जन है ना, यूजफुल जो आपको कन्वर्जन है, वो आपका ये है कि 10 लाख बराबर क्या होता है, 1 मिलियन होता है, ठीक है। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। अब 1 करोड़ किसके बराबर होता है,
इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम 1 करोड़ को अगर मुझे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो सेम नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे थ्रू आउट मैंने क्या बोला, जब हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो थ्रू आउट द नंबर हमें क्या है, तीन तीन नंबर्स को ही सेपरेट करना होता है हमें। तो यहाँ पे 3 नंबर्स के बाद कॉमा, अगेन 3 नंबर्स के बाद एक और कॉमा। तो अब इसको कैसे पढ़ोगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। 100,000 के बाद आता है मिलियन, 10 मिलियन। तो ये किसके बराबर हो गया डियर, ये हो गया आपका 10 मिलियन के बराबर। किसके बराबर हो गया, 10 मिलियन के बराबर हो गया, ठीक है। यानी कि जो आपका 1 करोड़ है वो आपका 10 मिलियन के बराबर है, राइट। इंडियन सिस्टम में जो 1 करोड़ है वो आपका इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन, सॉरी 10 मिलियन के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ रही है, इसमें आई होप कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, है ना। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था कि आपका स्टार्टिंग की थी हम लोगों ने 1 लाख से, है ना, कि 1 लाख इक्विवेलेंट होता है आपका 100,000 के बराबर। 1 लाख जो है वो आपका 100,000 के बराबर होता है। जो 1 लाख है वो आपका 100,000 के बराबर होता है ना। उसके बाद जो 10 लाख है वो आपका 1 मिलियन के बराबर है, ठीक है। उसी तरीके से 1 करोड़ आपका 10 मिलियन के बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद अपन आते हैं किसके भाई, लाख के बाद करोड़ आए, करोड़ के बाद 10 करोड़, है ना, 10 करोड़। अब अगर मुझे यहाँ पे 10 करोड़ को लिखना है, ठीक है, 10 करोड़ को अगर मुझे लिखना है, 10 करोड़ को किस तरीके से लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से अपने हम लोगों ने 10 करोड़ को रिप्रेजेंट किया। अब इसके पीरियड्स को कैसे क्लासिफाई करना है वो देखो। पहले तो अपन इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, 3 पीरियड्स को पहले हम लोग सेपरेट करते हैं एक कॉमा से, ठीक है। उसके बाद दो दो पीरियड्स को अपन स्टार्ट करते हैं सेपरेट करना। अब इसको कैसे पढ़ोगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर क्या आता है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है ना। इस तरीके से अपन 10 करोड़ को रिप्रेजेंट करेंगे इंडियन सिस्टम में, ठीक है। अब इसी 10 करोड़ को अगर हम लोग फिर से लिखें, कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आप जरा इसको ना सेपरेट करो, देखो तो कैसे होगा, वंस, टेंस, 100, कॉमा, 1000, 10,000, 100,000, अगेन कॉमा, फिर आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। हम लोग कहाँ पे आ रहे थे भाई, हम लोग देखो वंस, टेंस, 100 तक आए, ठीक है, फिर 1000, 10,000 के बाद हम लोग लाख पे जंप कर गए। हम लोग बस लाख, 10 लाख के बाद अगेन जंप हो जाते हैं करोड़, 10 करोड़, फिर उसके बाद अरब, 10 अरब, है ना, ऐसे आ जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये लोग 100,000 तक जाते हैं। 1000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद आता है आपका इनका मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। तो ये जो 110 करोड़ है ये किसके बराबर हो जाएगा, 100 मिलियन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो गया, 100 मिलियन के बराबर हो गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान समझना है, आपको ये ध्यान से समझना है कि भाई जो 1 लाख है, अब देखो जो आपका 1 लाख को पिंक से लिखो, ठीक है। 1 लाख जो है, अरे 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 1 लाख जो है ऐसे लिखते हैं, 1 लाख किसके बराबर है, 1 लाख किसके बराबर है, 100,000 के बराबर है, 100,000 के बराबर, 100,000 के बराबर है, ठीक है। 1 लाख जो है 100,000 के बराबर है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद जो 10 लाख है, जो 10 लाख है वो आपका किसके बराबर है, 1 मिलियन के बराबर है, ठीक है। जो 10 लाख है वो आपका 1 मिलियन के बराबर है, ठीक है। उसके बाद अब भाई हम लोग 10 लाख के बाद तो करोड़ पे आ जाते हैं, यानी कि 1 करोड़ जो है वो इनका 10 मिलियन के बराबर है, ठीक है। 1 करोड़ जो है अपना, राइट, वो उनके 10 मिलियन के बराबर है। अब उसके बाद अपन तो 10 करोड़ की बात करेंगे।
जो 10 करोड़ है इनका 100 मिलियन के बराबर है। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो अब आपने इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों ही अच्छे से समझ लिए, ठीक है ना। बस इतना सा ही डिफरेंस है, पीरियड्स का डिफरेंस है जो आपको समझना है। और एक बार अगर आपको पीरियड्स का डिफरेंस समझ में आ गया तो फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। बस आप एक काम करना है कि जो टेबल है इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना अपने उसमें, ठीक है ना। मैंने आपको 10 करोड़ के तक ही डिस्कस किया है, राइट। आप उसको अरब में भी डिस्कस कर लेना। भाई ये लोग हम लोग क्या करते हैं, देखो, 1 टेंस 100, 1000 10,000 100,000 तक ये गए, है ना। 1000 10,000 100,000, फिर उसके बाद ये आते हैं मिलियन, 10 मिलियन 100 मिलियन, उसके बाद ये आते हैं बिलियन, 10 बिलियन 100 बिलियन, है ना। अपन क्या करेंगे, अपन कैसे आते हैं, 1 टेंस 100, 1000 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, अपन 10 लाख के बाद फिर से जंप कर जाते हैं दूसरे पे, लाख 10 लाख, उसके बाद करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, ऐसे हम लोग मूव ऑन करते हैं। ये लोग उसके बाद जैसे मिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन, फिर उसके बाद बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ऐसे मूव ऑन करते हैं, ठीक है ना। तो इनके पीरियड्स तीन तीन पे क्लासीफाई होते हैं, अपन स्टार्टिंग में तो 3 पे होते हैं, उसके बाद 2 पे, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब अगर ये चीज समझ में आई है ना तो जरा अब माफी चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा फॉन्ट में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट अगर आप इसको थोड़ा सा भी अच्छे से देखोगे ना समझ में तो आएगा, है ना, समझ में तो आएगा। बट हाँ थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है। बट प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट बेस्ड ऑन देयर प्लेस इन द नंबर। देखो, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो नंबर्स जो अंडरलाइन है ना, इनकी अपन प्लेस वैल्यू डिफाइन करेंगे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इन जितने भी अंडरलाइन डिजिट्स हैं इन दोनों को ही दोनों तरीकों से अपन डिफाइन करेंगे, राइट। पहले हम लोग इंडियन से करेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल से करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे वो देखो। अगर अपन इंडियन के थ्रू करें, ठीक है, तो क्या होगा, वंस टेंस, ये क्या है, टेंस प्लेस पे है, ये क्या है, टेंस प्लेस पे है। तो यहाँ पे इसको, राइट, क्या लिखना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द नंबर अंडरलाइन डिजिट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑन द नंबर। तो ये कौन से प्लेस पे, टेंस प्लेस पे है ना भाई, अंडरलाइन डिजिट बेस्ड ऑन द प्लेस इन द नंबर, राइट। तो ये किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख दोगे, 80 लिख सकते हो, 80 टेंस प्लेस पे है ना। अब अगर इसको इंटरनेशनल सिस्टम की बात करो, अगर आप इसको इंटरनेशनल सिस्टम की बात करो तो वहां पे भी आपका भाई सेम ही होगा, 80 होगा। अब यहाँ पे अगर आप बात करो, अब मैं इंडियन ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, शॉर्ट में। तो अगर इंडियन सिस्टम में बात करो तो ये क्या है, वंस टेंस 100,000, यानी कि ये क्या है आपका 6,000, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इंटरनेशनल में कैसे लिखोगे, ठीक है, इंटरनेशनल में भी आप सेम ऐसे ही 6,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मेन डिफरेंस अब यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे अगर आप बात करो तो ये क्या है, वंस टेंस 100,000 10,000, राइट। अभी मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ, राइट। वंस टेंस 100,000 10,000 के बाद क्या आता है, 10,000 के बाद क्या आता है, लाख, लाख 10 लाख, यानी कि 8 लाख, राइट। 8 क्या आ जाएगा, 8 लाख, यानी कि आपका 6 जीरो। अब अगर इसी को आप इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू लिखो, इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू अगर आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 800,000 हो जाएगा। वंस टेंस 100,000 10,000 100,000, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख है, 80 लाख है ये, 80 लाख है। तो ये आपका 8 मिलियन हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, ये आपका 80 लाख पे है। बट आप इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये आपका किस पे, 8 मिलियन, नंबर ऑफ जीरो तो सेम होंगे, बट यहाँ पे आप इसको 8 मिलियन बोलोगे, राइट। इसको आप क्या बोलोगे, यहाँ पे 80 लाख बोलोगे, है ना। इस तरीके से आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब अगर आप यहाँ पे देखो, अगर इंडियन सिस्टम में अगर आप वन की पोजीशन वैल्यू देखो, प्लेस वैल्यू देखो, तो वो क्या हो जाएगी, वन टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि यहाँ पे आप इसको बोलोगे 1 करोड़, राइट, अकॉर्डिंग टू इंडियन। और इंटरनेशनल सिस्टम में आप इसको क्या बोलोगे, वन टेंस 100,000 10,000 लाख, सॉरी 10,000 के बाद 100,000 मिलियन 10 मिलियन, यानी कि ये किसमें आ जाएगा, वो 10 मिलियन आ जाएगा। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा।
है ना। बस हमें क्या बताना था, दोनों को ही ना, दोनों की जो प्लेस वैल्यूज है वो एक बार हमें इंटरनेशनल से बतानी थी, सॉरी एक बार इंडियन से दूसरा इंटरनेशनल से। तो हम लोगों ने बता दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी टेंस पे है, इंडियन के यहाँ पे भी 10 पे है और इंटरनेशनल के बेसिस पे भी टेंस पे है। और अगर बी वाले पार्ट में देखो तो ये भी आपका इंडियन के और इंटरनेशनल दोनों के बिहाफ पे ही आप इसको 1000 ही बोलोगे। बट अगर सी पार्ट पे जाओ तो यहाँ पे देखोगे तो ये आपका 80 लाख हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन, और 8 मिलियन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप डी वाले पार्ट को देखोगे तो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ये आपका हो जाएगा 1 करोड़, और इंटरनेशनल के सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये आपका 10 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इतनी बात समझ में आई, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई द पीरियड्स इन द गिवन नंबर एंड राइट इट इन वर्ड्स। देखो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं, राइट, ये इंटरनेशनल पीरियड्स के अकॉर्डिंग डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, जो कॉमा लगे हुए हैं ना, ये इंटरनेशनल पीरियड्स के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। आप देख पा रहे होगे तीन तीन नंबर से सेपरेट किए गए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको पहले इंटरनेशनल सिस्टम से लिख करके देख लेंगे, और इसको दूसरी बार इसको इंडियन सिस्टम से लिख करके देख, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखे हुए हैं ना ऑलरेडी, तो पहले इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिख करके देख लेंगे, देन इसी नंबर को हम लोग एक बार इंडियन सिस्टम में भी लिख करके देखेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे लिखा जाएगा वो ध्यान से समझो। अगर हम जैसे ये लिखा हुआ है पहला नंबर है, राइट, पहले मैं इसको इंडियन सिस्टम में लिखता हूँ। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, कैसे आप, सॉरी इंटरनेशनल में पहले लिखूंगा, आई एम सो सॉरी, इंटरनेशनल सिस्टम में मैं इसको पहले लिख करके दिखाऊंगा। कैसे, 1 10 100 1000 10,000, यानी कि 75,000, 75,000, 75,482, 482। ठीक है, अब सेकेंड जो नंबर है, सेकेंड नंबर को पहले हम लोग किस में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, इसको इंटरनेशनल सिस्टम पे लिखेंगे। ठीक है, तो 1 10 100 1000 10,000 100,000, यानी कि 608,000, 608,000, 608,913, 8,913, 913। ठीक है, अब सी वाले पे आते हो, जरा सी वाले पे बात करते हैं। अब अगर इसको आप देखो कैसे पढ़ोगे, 1 10 100 1000 10,000 100,000 के बाद क्या आता है, मिलियन, यानी कि 3 मिलियन, 3 मिलियन, 3 मिलियन 57,000, 57,000, 3,57,214, 214। ठीक है, अब देखो डी पार्ट में देखो जरा, डी पार्ट में कैसे लिखेंगे, डी पार्ट को कैसे लिखोगे वो देखो, 1 10 100 1000 10,000 100,000 के बाद क्या आ जाएगा, मिलियन। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, 7 मिलियन, 7 मिलियन, ठीक है, 856,000, 856,000, 56,432, 432, 432। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 32, 432। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक ए बी सी डी को इंटरनेशनल सिस्टम के बिहाफ पे हम लोगों ने लिख दिया। डी वाला जो है ये आपका होमवर्क है। अब अपन क्या करने जा रहे हैं, अब इन सभी नंबर्स को इंडियन सिस्टम के बिहाफ पे भी लिखेंगे। ठीक है, अब अगर आप इसको इंडियन सिस्टम के बिहाफ पे लिखोगे तो क्या होगा, सेम ही आएगा, राइट, क्या आएगा, 75,482, 482। ठीक है,
अब अगर सेकेंड वाले नंबर को अपन लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, तो कैसे लिखोगे भाई? अब अगर आप देखो भाई, 3 के बाद तो अपने को 2 के बाद फिर से कॉमा लगाना है ना, तो क्या लिखोगे? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखोगे 6 लाख, 6 लाख 8,000, 8,000 913, 913, 913। ठीक है। अब सी पार्ट को देखो। अब सी पार्ट के बाद अगेन अब हमें यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है, यहाँ पे कॉमा लगेगा। ठीक है, 3 के बाद 2 पे सेपरेट करना है। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 30 लाख, 30 लाख 57,000, 57,000, 30 लाख 57,214, राइट? 214। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? अब देखो डी पार्ट देखो। डी पार्ट को अगर आप इंडियन सिस्टम में लिखोगे कैसे लिखोगे? यहाँ पे इसको हटाओ, यहाँ पे कॉमा लगेगा। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 78 लाख, 78 लाख 56,000, 56,432, 432, 432। ठीक है, अब ये लास्ट वाला आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना। ठीक है, आया समझ में कि किस तरीके से नंबर्स को हम लोगों ने पहले इंटरनेशनल सिस्टम पे लिखा, फिर उसके बाद उसी सेम नंबर्स को इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा। ठीक है ना? इतनी बात आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो ज़रा अब कुछ नंबर्स है हमारे पास, इनको हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। अब इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में किस तरीके से आप लिखोगे वो देखो। जैसे कि एक्सपैंडेड फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे 657 लिखा है, तो ये बताओ 7 कौन सी प्लेस है? वंस पे, है ना? तो अपन क्या करते हैं, 7 को 1 से मल्टीप्लाई, 5 टेंस पे तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई, 6 100 पे है तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई, यानी 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? प्लस 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो 600 प्लस 50 प्लस ऑफ 7। अब अगर आप ऐड करोगे तो आपको 657 मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर 873 लिखा है, 8 आपका 100 प्लेस पे, 7 आपका 10 प्लेस पे और 3 आपका 1 प्लेस पे, ऐसे आपने लिख दिया, इजी है। अब 75, 7 आपका 10 प्लेस पे यानी कि 0, आपने लगा दिया, मल्टीप्लाई किया, 5 आपका 1 प्लेस पे तो आपने 5 को ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो 64 यानी कि 6 आपका 10 प्लेस पे और 4 आपका 1 प्लेस पे तो आपने ऐसे लिख दिया। इतनी बात आई समझ में? अब अगर देखो 326 लिखा हुआ है, तो 326 का मतलब क्या है? 3 आपका 100 प्लेस पे यानी कि 3 आपका 100 प्लेस पे, 2 आपका 10 प्लेस पे और 6 आपका 1 प्लेस पे, ऐसे आपने लिख दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब मान लो अगर आपके पास एक और कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर लिखा होता 34527, आप बताओ 3 आपका कौन सी प्लेस पे? राइट, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, यानी कि 3 आपका 10,000 पे यानी कि 3 ऐसे लिखते हैं, 30,000, है ना? प्लस जितने भी डिजिट्स हैं उतने आपको जीरो लगाने हैं, राइट? उसके बाद 4 आपका 1000 प्लेस पे, 3 जीरो, 5 आपका 100 प्लेस पे तो यानी कि 5 के बाद 2 जीरोस, 2 आपका 10 प्लेस पे यानी कि 2 के बाद 0 और 7 आपका 1 प्लेस पे तो ऐसे आ गया। इतनी बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अब एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लिया, अब उसके बाद देखो कुछ नंबर्स ऑलरेडी मेरे पास एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखे हुए हैं, अब हम इनको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स थे वो एक्सपैंडेड फॉर्म में थे, एक्सपैंडेड फॉर्म में थे, तो हम लोगों ने इसको किस में कन्वर्ट किया? एक्सपैंडेड फॉर्म को सॉरी सॉरी,
हमारे पास यहाँ पे नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए, राइट। हम लोगों ने यहाँ पे इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा, राइट, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स हैं वो एक्सपैंडेड फॉर्म में गिवन है, एक्सपैंडेड फॉर्म में गिवन है। हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, राइट। किस में लिखने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो क्या लिखा है, 584 यानी कि 584, सिंपल है, सिंपल ऐड कर दो, 974 सिंपल 23 है यानी कि 23 आ गया। ये क्या है आपका 439, ये क्या आपका 105। इजी है, इजी है, समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। अब देखो, अब यहां तक हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस की। सबसे पहले जब हम लोगों ने वीडियो को स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी लिखना किस तरीके से एक प्रोसेस देखा, राइट, जिसके थ्रू हम लोगों ने किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर करना सीखा, है ना। एक मेथड के थ्रू हम लोगों ने एक मेथड सीखा जिसके जरिए हम लोगों ने किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर करना सीखा, है ना। अब ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या देखा, स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक मेथड सीखा जिसके थ्रू हम लोगों ने किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर करने के स्टेप्स देखे, राइट, और उसके थ्रू हम लोग किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर इजीली कर पा रहे हैं, है ना। अब जब हम लोगों ने कंपेयर करना सीखा उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने आगे हम लोग क्या सीख रहे थे, गड़बड़ हो जा रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीजें देखी। सबसे पहले तो हम लोगों ने नंबर्स को कंपेयर करना सीखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, पहला तो हम लोगों ने नंबर्स को कंपेयर करना सीखा, उसके बाद हम लोगों ने इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम को देखा, राइट। उन दोनों में जो भी हमारे पीरियड्स के डिफरेंस है वो देखे, उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस किए, राइट। देन अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ के बीच का डिफरेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक बेसिकली दो नहीं, आई थिंक तीन चीज़ें हम लोगों ने देखी, है ना। पहला कंपैरिजन देखा, दूसरा हम लोगों ने इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के बीच में डिफरेंस देखा, तीसरा, राइट, हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्सपैंडेड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। नंबर्स को लिखना और पढ़ना सीखा, यानी कि रीड एंड राइट नंबर्स हम लोगों ने देखे कि किसी भी नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से लिखा जाता है और इंडियन सिस्टम में किस तरीके से लिखा जाता है, और उनको पीरियड्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, सेपरेट किस तरीके से करते हैं, वो भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, राइट। अब ये जो पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट, यानी कि एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इनिशियली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हमें मेनली ना डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि एस्टिमेशन में क्या होता है और राउंडिंग ऑफ क्या होता है। हमें जनरली क्या होता है ना, दोनों काइंड ऑफ चीज़ें सेम लगती हैं, बट ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, इनके बीच में एक डिफरेंस है। अब वही डिफरेंस आज हम लोग अभी क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत इत्मीनान से हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को डियर अच्छे से नोट्स बनाते हुए ही आगे बढ़ना, ठीक है। अगर देखो, हो सकता है अभी तक आपकी ना आदत ना हो कि ये सारी वीडियोस आप एक शॉट में देखो, है ना। मैं तो यहाँ पे एक शॉट में बना रहा हूँ, ठीक है। आपको एक ही शॉट में पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें पूरा चैप्टर एक कवर हो जाएगा, बट अभी तक आपका हो सकता है इतने लंबे आवर्स की आपका स्टडी टाइम आपका ना हो, आप इतने लंबे आवर्स की सीटिंग आप एक साथ ना निकाल पाते हो। तो आपका कंपलसरी नहीं है कि आपको पूरी वीडियो को एक शॉट में ही कंप्लीट करना है, ऐसा कोई नहीं है। आप क्या करो, जितना देर आपका मन लग रहा है, जितनी देर आप अटेंटिव मैनर में आप वीडियो को देख पा रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो, वहीं तक आप देखो। जहां आपको लग रहा है कि अब आपको रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, आप वहां पे डेफिनेटली आप ब्रेक लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक वीडियो को 2 बार में 3 बार में कंप्लीट करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 बार से 3 बार में कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप स्टार्ट कर रहे हो चीज़ें, राइट, अभी आप पढ़ना, अभी आप ऑनलाइन वीडियोस को वॉच कर रहे हो, राइट, अभी आपका नई नई हैबिट है या आप डेवलप कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइम लगेगी चीज़ों में, राइट, ये चीज़ें टाइम लेती है, बट धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करते जाना। अभी जैसे 3 सीटिंग में एक लेक्चर को कंप्लीट करो, कोशिश करना कि इसको 2 टाइम में आप ना 2 बार में इसको कंप्लीट करो, फिर धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली ये टाइम आपका कम होता रहेगा और आप देखोगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 2-2 घंटे की 3-3 घंटे की वीडियो आप एक सिटिंग में ही पूरी कंप्लीट करो, वो भी फुल फोकस के साथ, राइट। बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको देखना ही देखना है, आपको उतनी ही देर देखना है जितनी देर आप प्रॉपर फोकस के साथ उसको चीज़ें समझ पा रहे हो और सारी चीज़ों का नोट्स बना पा रहे हो, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो, तो एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है ना।
छोटी सी डेफिनेशन है जिसके थ्रू हम लोग एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ को देखेंगे। येलो कलर से देखते हैं, ठीक है। एस्टिमेशन हम लोग कब यूज करते हैं? एस्टिमेशन बेसिकली किस चीज में हमें हेल्प करता है? तो एस्टिमेशन, थ्रू एस्टिमेशन, बेसिकली एस्टिमेशन इज यूज्ड टू क्विकली गेस द आंसर्स। और ये ज़्यादातर क्या होता है ना, ये ज़्यादातर हम लोग मेंटली करते हैं। यानी कि जब हमारे पास कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जनरली कोई बहुत लिखना हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ एडिशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिखा है 2467, ठीक है, और हमारे पास एक टाइम पे एक दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2495, राइट। तो हम लोग यहाँ पे डिजिट बाय डिजिट ना ऐड करके हम लोग इसको एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट क्या करेंगे? हमने इसको 2500 मान लिया, इसको भी 2500 मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का सम जो है अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे बोल देंगे कि ये 5000 के बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई मेथड इन्वॉल्व नहीं है, राइट। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई स्पेसिफिक मेथड इन्वॉल्व नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी मेंटल कैलकुलेशन पे, राइट, कि आप मेंटली कितना ज्यादा क्लोज हो, राइट। ये पूरी तरीके से आपका गेस पे डिपेंड करता है, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आंसर को कंक्लूड करते हो, ठीक है ना। अब देखो क्या है, मैंने लिखा है एस्टिमेशन इज यूज्ड टू क्विकली गेस द आंसर, एंड यहाँ पे ये भी लिख दो कि ऑफन डन मेंटली, ऑफन डन मेंटली, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी दो नंबर्स को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने में हम लोग एस्टिमेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है ना। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, है ना, समझ में आ रही है। अब अगर हम लोग बात करें राउंडिंग ऑफ की, तो राउंडिंग ऑफ बेसिकली ये एक प्रॉपरली मैथमेटिकल लिखना, यहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको आप ऐसे ही नहीं कुछ भी आप बोल दोगे, ठीक है। कुछ प्रोसेस, कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे तीन चीजों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला सबसे पहला नियर बाय 10, नियर बाय टेंस, है ना। उसके बाद नियर बाय 1000, फिर उसके बाद नहीं 100 फिर 1000, पहले 100 फिर 1000, नियर बाय 100, फिर आपका आ जाएगा नियर बाय 1000। अब देखो पेशेंटली चीजों को देखना, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं। अच्छा अगर नहीं समझ में आ रहा ना, कोई बात नहीं, एक बार फिर से पीछे देख लो, फिर से रिवाइंड कर लो, ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, मेरा वादा है, ठीक है। अब देखो, अब क्या ये तीन चीजें हैं, कैसे हम चीजों को यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे, नियर बाय 10, नियर बाय 100, नियर बाय 1000, मतलब क्या है ये समझो। जैसे कि अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है जैसे कि लिखा हुआ है 823, ठीक है। अब मुझे ना इसको राउंड ऑफ करके नियर बाय टेंस पे लाना है, यानी कि इसके ना जो नियर बाय प्लेस है इसको टेंस के प्लेस में डिफाइन करना है। या तो आप इसको 820 लिख सकते हो, या फिर आप इसको 830 लिख सकते हो। भाई टेंस प्लेस पे तो यही होगा ना, 2030, नियर बाय टेंस का यही मतलब है। अब अगर मान लो अगर हमारे पास कोई एक नंबर लिखा है 7432, अब इसको आप नियर बाय 100 पे आपको डिफाइन करना है, राउंड ऑफ करके लिखना है। तो आप इसको या तो नियर बाय 100 आप ऐसे लिख सकते हो 7400, है ना, या फिर आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो 7500, यही तो ऑप्शन है हंड्रेड पे, राइट। अगर आप इसको 1000 पे मान लो कोई नंबर लिखा है, राइट, 54324, है ना, ये लिखा है, नियर बाय 1000 पे आपको करना है। तो आप या तो इसको 54,000 लिख सकते हो, है ना, या फिर आप इसको 55,000 लिख सकते हो, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कब हमें ये पता चलेगा कि हमें 820 पे जाना है या फिर 830 पे जाना है। कब हमें पता चलेगा कि हमें 7400 पे जाना है या फिर 7500 पे जाना है। कब हमें पता चलेगा कि हमें 54,000 पे जाना है या फिर 55,000 पे जाना है। क्या इसका कोई एक सर्टेन प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये डिफाइन कर सकते हैं? हर बार हमें ये पता चलेगा कि हमें एग्जैक्टली 820 सेलेक्ट करना है या फिर 830 सेलेक्ट करना है।
और सेम उसी तरीके से क्या हम हर बार ये डिफाइन कर सकते हैं 100 पे हो या फिर 1000 पे हो कि कब हम 7400 को लें या फिर 7500 को लें, कब हम 54000 को लें या कब हम 55000 को लें, कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, अगर हम टेंस की बात करें, टेंस की बात करें तो अपन क्या करेंगे, ये टेंस वाला जो प्लेस है ना इसको देखेंगे, ठीक है ना? ये जो टेंस का जो पोजीशन है इसको देखेंगे, ठीक है? अब अगर 100 की बात करो तो आप 100 पोजीशन को देखोगे, ठीक है, कि 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है। 1000 की बात करो तो आप 1000 प्लेस पे नंबर को देखोगे कि कौन सा नंबर प्रेजेंट है, ठीक है? अब रूल क्या कहता है, अब अगर नियर बाय टेंस की बात कर रहे हो तो मैंने क्या बोला, आप टेंस प्लेस पे डिजिट को देखोगे। अगर आप नियर बाय 100 की बात कर रहे हो तो आप 100 डिजिट को देखोगे, 100 प्लेस की डिजिट को देखोगे। और नियर बाय 1000 की बात कर रहे हो तो 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखोगे। तो अगर आपकी कोई भी डिजिट 0 से 4 के बीच में है, 0 से 4 के बीच में है, 0 और देखो यहाँ पे 0 और 4 दोनों इंक्लूडेड है, राइट? 0 और 4 यानी कि 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, उनके बीच में कोई भी डिजिट हो सकती है। तो आप राउंड डाउन करोगे, क्या करोगे? राउंड डाउन करोगे। अब इसका मतलब समझाता हूँ, ठीक है? हर चीज़ का मतलब समझाता हूँ। अगर आपकी डिजिट 5 से 9 के बीच में है या फिर 5 हो या 9 भी हो, तो उस केस में आपको राउंड अप करना है। क्या करना है? राउंड अप करना है। अब राउंड अप कैसे, राउंड डाउन का क्या मतलब है, राउंड अप का क्या मतलब है? देखो, अब अगर आप टेंस प्लेस पे देखो यहाँ पे 2 है, क्या है? 2 है। 2 किसके बीच में आ रहा है? 0 से 4 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? राउंड डाउन करना है, यानी कि हम लोग 30 नेक्स्ट 30 वाले पे नहीं जाएंगे, डाउन पे आएंगे, पीछे आएंगे, 820 को सेलेक्ट करेंगे। ये करेक्ट है, ठीक है? अब नियर बाय 100 की अगर आप बात करो तो देखो ये 4 है, यानी कि 4 है, 0 या 4 या फिर उसके बीच में कोई भी डिजिट आएगी, हमें राउंड डाउन करना है, यानी कि 7500 नहीं लेंगे, अपन 7400 लेंगे, ठीक है? उसी तरीके से अगर हम 1000 की बात करें तो यहाँ पे भी 4 है, 4 का मतलब क्या है? राउंड डाउन, यानी कि 54000 को अपन लेंगे। इतनी बात आ रही समझ में? ईज़ी था, ईज़ी था, समझ में आ गया? अब भूलोगे तो नहीं, है ना? अब एक और कुछ और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, कुछ और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास लिखा है सपोज़ कोई नंबर लिखा हुआ है 4375, ठीक है? अब देखो, इसको अगर मैं नियरेस्ट 10 से नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? नियर बाय 10 की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे क्या देखना है? मैं क्या देखूँगा? मैं यहाँ पे 10th प्लेस को देखूँगा, यानी कि 7 को देखूँगा। क्या देखूँगा मैं? 7 को देखूँगा। अब ये जो 7 है, ये कहाँ से आ रहा है? 5 से 9 के बीच में लाई कर रहा है। यानी कि हम क्या करेंगे? 4370 लिखेंगे या फिर 4380 लिखेंगे? तो आंसर है अपन 4380 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4380, बिकॉज़ हम लोग राउंड अप कर रहे हैं, है ना? अब अगर उसी तरीके से अब अगर हम लोग नियर बाय 100 की बात करें, नियर बाय जब 100 की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? अब हम लोग यहाँ पे 3 को देखेंगे। किसको देखेंगे? 3 को। अब ये जो 3 है ये 0 से 4 के बीच में आ रहा है, यानी कि राउंड डाउन करेंगे, यानी कि 4300। ये बात आ रही है समझ में? आ रही है समझ में? अब देखो, अब अगर इसी नंबर को अगर मुझे 1000 नियर बाय 1000 पे अगर मुझे राउंड ऑफ करना है, तो मैं क्या करूँगा? अब वहाँ पे मैं 4 को देखूँगा, ठीक है? मैं किसको देखूँगा? 4 को। अभी जो 4 है, राइट, ये कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है, यानी कि 0 से 4 या फिर कुछ भी हो, 0 हो या 4 हो या उसके बीच में कोई भी नंबर डिजिट हो, तो राउंड डाउन करते हैं, यानी कि 5000 नहीं जाएँगे, 4000 आएँगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई होप ये चीज़ आपको समझ में अब आ गई होगी अच्छे से, है ना? कि एस्टिमेशन क्या होता है और राउंडिंग ऑफ क्या होता है। एस्टिमेशन में किसी भी तरीके का कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस डिफाइन, कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है। ये कंप्लीटली आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आपने जो फाइनल आंसर कंक्लूड किया है वो एग्जैक्ट आंसर के कितना क्लोज है, राइट? और राउंडिंग ऑफ में हम लोग एक सर्टेन प्रोसेस को यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम लोग नंबर्स को नियर बाय टेंस में इस तरीके से डिफाइन करते हैं, नियर बाय 100 में इस तरीके से डिफाइन करते हैं और नियर बाय 1000 में कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। आई होप ये दोनों आपको जो डिफरेंस है आपका एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ में, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, अब अगर ये चीज़ें समझ में आई हैं, अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चंस पे ज़रा एक बार हम लोग अब डिस्कशन करते हैं। राइट, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एस्टिमेटेड टाइम, यानी कि आपको अपना लॉजिक यूज़ करके, राइट, अपना मेंटल लॉजिक यूज़ करके आपको ये बताना है कि कौन सा टाइम हर पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है, जैसे कि टाइम स्पेंट एट थीम पार्क, टाइम स्पेंट एट थीम पार्क। अब अगर आप कहीं भी थीम पार्क में जाते हो तो जनरली आप अपने लॉजिक से बताओ, आप वहां पे घूमते हुए कितना टाइम जनरली स्पेंड करते हो, कितना टाइम? क्या आप जाते ही हो और कुछ सेकंड्स में आ जाते हो? पॉसिबल ही नहीं है। कुछ सेकंड्स में तो हो सकता है आपको वहां से, आप जैसे ही जाओ आप घुस भी ना पाओ, एंट्री भी ना कर पाओ, आपका टाइम हो जाए तो अबाउट 5 सेकेंड तो नहीं है, राइट, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अबाउट 20 मिनट्स, क्या 20 मिनट्स में आप घूम लोगे? 20 मिनट्स का तो मतलब है फिर आप जाओ ही मत, है ना? तो ये भी आपका इनअप्रोप्रिएट है ना? कोई लॉजिकल आंसर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। अबाउट 4 आवर्स, यस, ये करेक्ट हो गया। अबाउट 4 आवर्स जनरली हम लोग कुछ लाइक ना कुछ मल्टीपल ऑफ आवर्स, कुछ अमाउंट ऑफ आवर्स ही हम लोग स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। ये आपने क्या किया यहाँ पे, क्या किसी भी तरीके का कोई मैथमेटिकल प्रोसेस इन्वॉल्व था? नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ आपने अपने गेस के अकॉर्डिंग, अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे ऑप्शंस को चूज किया। ठीक है, तो ये है आपका एस्टिमेटेड टाइम। अब उसी की जगह दो देखो, सेकंड क्वेश्चन, टू ड्रिल 5 होल्स। 5 होल्स को जनरली जब हम लोग ड्रिल करते हैं ड्रिल मशीन से, राइट, तो कितना टाइम लगेगा? अब एक ड्रिल को अगर आप, एक होल को अगर ड्रिल करोगे तो हो सकता है जनरली कुछ सेकंड्स लगे, बट दो को करोगे तो हो सकता है कुछ मिनट्स। अब अगर 5 होल्स आपको ड्रिल करने हैं, तभी आपको कुछ कपल ऑफ मिनट्स ही लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको 5 होल्स को आपको ड्रिल करने में कुछ आवर्स लग जाएंगे, नहीं। अगर आपको एक होल आपको ड्रिल करने में कुछ कपल ऑफ सेकंड्स लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 5 होल्स को ड्रिल करने में कुछ कपल ऑफ मिनट्स लगेंगे। तो यहाँ पे आपका आवर्स रॉन्ग हो गया, सेकंड्स रॉन्ग हो गया, मिनट्स आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड देखो, टू वॉश क्लोथ्स। तो जनरली आपको कपड़े धुलने में क्या कुछ सेकंड्स लगते हैं? नहीं, गलत है। क्या आपको कुछ घंटे लगते हैं? 19 घंटे, 19 आवर्स, रॉन्ग। अबाउट 50 मिनट्स, यस, करेक्ट। अबाउट 50 मिनट्स जनरली, हाफ एन आवर से लेकर के 1 आवर के बीच में हम लोग को लगता है वॉच क्लोथ्स को वॉश करने में। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्या है, टू टेक अ पिल, राइट। दवा खाने में कितना टाइम लेते हो? दवा खाने में कितना टाइम, तो कुछ सेकंड्स लेते हो। तो अबाउट 10 सेकंड्स करेक्ट हो गया भाई, मिनट तो नहीं लेते हो, आर तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, है ना? तो अबाउट 10 सेकंड्स ये करेक्ट हो गया। अब 5 देखो, टू रिंग अ डोर बेल। किसी भी घर पे जाते हो, जब आप डोर बेल बजाते हो ना, तो आपको कितना टाइम लगता है? कुछ सेकंड्स ही में तो होता है वो बटन पुश करने में, है ना? अबाउट 10 मिनट्स, अबाउट 3 आवर्स, रॉन्ग। टू फिल अ वाटर बॉटल, अब वाटर बॉटल को फिल करने में अबाउट अ मिनट बोल लो, अबाउट अ सेकंड, अबाउट एन आवर। ठीक है, अबाउट एन आवर तो नहीं होगा। ठीक है, अब अगर किसी वाटर बॉटल को फिल करोगे जनरली, भाई 1 सेकंड में तो भर नहीं लोगे, है ना? कुछ मिनट्स, हो सकता है 1 मिनट लग जाए, राइट, अबाउट एन मिनट। ठीक है ना? और हो सकता है कि आपका वाटर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा तेज हो, तो अबाउट 3 सेकंड, बट जनरली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? तो अबाउट अ मिनट, ये आपका मोस्ट रिलेटेबल आंसर है। ठीक है, अबाउट अ मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टाइम को एस्टिमेट करके विदाउट एनी मैथमेटिकल प्रोसेस का इन्वॉल्व हुए बिना, मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि कोई किसी भी तरीके की कोई हमने कैलकुलेशन नहीं की, कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं था कि आपको ये मेथड फॉलो करना है, ये मेथड, कुछ भी नहीं था। बस सिर्फ और सिर्फ हमने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हम लोगों ने सारे आंसर्स को टिक मार्क किया। ठीक है ना? आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी अब आपको। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है, लारा हैज 42 कॉइन्स इन अ पिगी बैंक, राउंड द नंबर टू द नियरेस्ट 10। अब 42 है हमारे पास, अरे 42। अब 42 को अगर आप नियरेस्ट 10 से आप क्या बोलते हैं, अगर आप राउंड ऑफ करना है,
तो 0 से 4 में हमें पता है क्या होता है, राउंड डाउन करना होता है, यानी कि 40। तो आंसर क्या हो गया इसके लिए, 40। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, देयर आर 132 पॉट्स ऑफ प्लांट इन अ गार्डन, राउंड डाउन द नंबर, सॉरी राउंड द नंबर, नॉट राउंड डाउन, राउंड द नंबर टू द नियरेस्ट 10। अब हमारे पास 132 है, 132 में हम क्या देखते हैं, अगर नियरेस्ट 10 में अगर हमको राउंड ऑफ करना है तो 10th प्लेस की डेट को देखेंगे। ये 0 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि राउंड डाउन करना है, यानी कि 130 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्या है, एस्टिमेट द सम बाय राउंडिंग ईच आर्डेंट टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, अब हमारे पास ये जो डिजिट्स है, पहले तो हमको नियरेस्ट 10 से इसको राउंड ऑफ करना है, फिर उसके बाद इनके सम को जस्ट एस्टिमेट करना है। क्या करना है, एस्टिमेट करना है। तो 23 है, 23 को नियर बाय 10 को अगर आप राउंड ऑफ करो तो क्या आ जाएगा, राउंड डाउन होकर के 20 आएगा। 65 यानी कि 4 से ऊपर, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पे 70। अब अगर इनका एस्टिमेट करो तो 90। ठीक है, आप जनरली आप इसको कर सकते हो 90। अब सेकंड देखो, 776 नियर बाय 10 पे करना है, तो 76 आ गया, राइट, सॉरी 7 है ना, 10th प्लेस पे क्या है, 7 है। 7 क्या है आपका, 5 से 9 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि 780, 780। अब उसके बाद क्या है, 348। अब 4 देखो क्या है, 4 आ गया, 10th प्लेस पे 4 है, यानी कि राउंड डाउन होगा, तो यानी कि 340। अब अगर इसका एस्टिमेट करो आप, तो अगर मैं इसको 750 मान लूँ, इसको 350 मान लूँ, 750 और 350 यानी कि 700, 300 हो जाएगा क्या, 1000, 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा, 1100। तो मैं इसको एस्टिमेट करके 1100 लिख सकता हूँ। हो सकता है आप इसको लिख करके आप 1150 वो 1110 भी लिख दो। ये जनरली आप, ये मैंने क्या बोला, एस्टिमेट जब आप करते हो तो किसी भी तरीके का कोई मैथमेटिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका आंसर और मेरा आंसर वेरी कर रहा हूँ, राइट, बट जनरली हम लोग एस्टिमेट में क्या करते हैं, क्लोज इनफ रहते हैं, राइट। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी आंसर हो उसके क्लोजेस्ट हम लोग अपना आंसर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एस्टिमेट किया है और हमारा आंसर क्या निकल कर आ रहा है, क्या निकल करके आ रहा है, 1100 निकल करके आ रहा है। ठीक है, एस्टिमेट किया, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, राइट, ये बस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1100। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करके देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 217 लिखा है, 270 यानी कि 0 से, अब 10th प्लेस पे देखो 1 है, 0 से 4 यानी कि राउंड डाउन करना है, यानी कि क्या करोगे, क्या करोगे, 200 एंड क्या करोगे डियर भाई, अगर ध्यान से समझना, अगर 0 से 4 है तो राउंड ऑफ, राउंड डाउन करना है। अगर यहाँ पे मान लो 5 लिखा होता, 6 लिखा होता, तो आप राउंड अप करते, राइट। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 210। अगर 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता, तब क्या करते, 220 लिखते। अब यहाँ पे जैसे 82 लिखा है ना, तो अब 8 है, 8 लिखा हुआ है ना, 8 जो है 10th प्लेस पे 8 लिखा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, नियरेस्ट 10 पे आप जब राउंड ऑफ करोगे तो आप इसको कैसे लिखोगे, राउंड अप करोगे या राउंड डाउन करोगे, जनरली बात, जाहिर सी बात है, राउंड अप करोगे आप इसको यहाँ पे, है ना। तो राउंड अप करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, 90। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको क्या लिख दोगे, जनरली आप इसको 300, राइट, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इजीली इजी कैलकुलेशन है। अब 93 को आप जब राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे आप इसको क्या लिखोगे, 93 को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे भाई 9 है ना, तो आप इसको यहाँ पे 100 लिखोगे, राइट। 36 को आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 30, क्या लिख दोगे, 130। ठीक है, यहाँ पे देखो 689 है, तो यहाँ पे 8 है ना, तो ये क्या करोगे, 670। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा इसलिए। 153 है, यानी कि 5 आ गया ना 4 से अबव, यानी कि 160। अब आप इसको मान लो कि ये 650 है, ये 150 है, राइट, ये 650, ये 150 है। तो ये मैंने अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको मैंने एज्यूम कर लिया 650 जो कि नियर बाय है, इसको एज्यूम कर लिया 150 जो कि 160 के नियर बाय है। तो 650 प्लस 150 600 और 100 700, 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा, 100, यानी कि 800। मेरा एस्टिमेटेड आंसर 800। यहाँ पे 12 है, यानी कि क्या आ जाएगा आपका 10। ठीक है, 10 आ गया। यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 से लेकर के आपका 4 तक राउंड डाउन ही होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 700, यानी कि 710। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कोई, आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, नहीं हुई होगी बेसिकली। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली, जरा एक बार फिर से टेबल ऑफ कंटेंट में चल के देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें अभी तक डिस्कस की। तो अभी तक हम लोगों ने अंडरस्टैंड एंड कंपेयर नंबर्स ये डिस्कस कर लिया, ठीक है, पहला पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देन इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, राइट। नंबर्स को
किस तरीके से हम लोग रीड करते हैं, राइट करते हैं, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम बोथ, वो भी हम लोगों ने देख लिया। एस्टिमेशन, राउंडिंग ऑफ, ये भी देख लिया। अब लास्ट वाला पार्ट जो है रोमन न्यूमेरल्स, ये हम लोग देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन डेप्थ आपको मैं बताऊंगा, हर एक चीज आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हर एक चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए तभी आगे बढ़ना, ठीक है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और बढ़ने जा रहे हैं अपने लास्ट पार्ट पे, राइट। इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करने जा रहे हैं रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। अब देखो, रोमन न्यूमरल्स की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक सिंबल्स हैं जो आपको समझने हैं, ठीक है। क्या है, जैसे कि हम लोग वन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं आई से, राइट। वन को डिनोट करते हैं आई से। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, है ना। ये हो गया हमारे पास, वन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से, टू को रिप्रेजेंट करते हैं टू आई से, थ्री को रिप्रेजेंट करते हैं थ्री आई से। अभी इनके कुछ रूल्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी ये कुछ बेसिक बातें हैं जो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पे बहुत फोकस, 100% फोकस से आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे थ्री को थ्री आई से, फोर को आई वी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव को खाली वी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिक्स, अभी बस देखते जाओ, अभी देखते जाओ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अभी हम लोग समझते हैं। सिक्स को अपन वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, सेवन को वी डबल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एट को वी ट्रिपल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, छोटा, हाँ, ये सही है ना, दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो जरा, नाइन को कैसे डिनोट करते हैं वो देखो, नाइन को डिनोट करते हैं आई और एक्स से, इस तरीके से आई और एक्स। टेन को डिनोट करते हैं कंप्लीटली एक्स, ठीक है। ये आपका कुछ बेसिक सिंबल्स। अब देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है। बेसिकली रोमन न्यूमरल्स को हम लोग देखना, अभी हम लोग आगे जाकर ये भी देखेंगे, लास्ट में जब हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि रोमन न्यूमरल्स को हम लोग प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ते हैं, राइट। क्योंकि हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, वन टू थ्री फोर। रोमन न्यूमरल्स आप देखे होंगे, जब भी हम लोग किसी भी क्वेश्चन को हम लोग डिफाइन करते हैं तो तब हम लोग रोमन न्यूमरल्स का यूज़ करते हैं। बट जनरली हम लोग जब भी बड़े नंबर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग रोमन न्यूमरल्स का यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसमें। इस वजह से हम लोग इसको नहीं देखते। और अभी आप जब भी हम लोग जैसे जैसे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप खुद आप इसको लाइक अपना कंक्लूजन आप डिफाइन कर लोगे कि क्यों हम लोग रोमन न्यूमरल्स को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, राइट। तो देखो, अब यहाँ तक अभी हम लोगों ने क्या देखा कि वन से लेकर के 10 तक रोमन न्यूमरल्स के क्या बेसिक सिंबल्स हैं, किस तरीके से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। कुछ और है, देखो, 20 को अपन लोग 2x डबल एक्स से डिनोट करते हैं, 30 को ट्रिपल एक्स से, 40 को एक्स एल, 50 को एल, 60 को एल एक्स, 70 को एल एक्स एक्स। अब देखो, इसको कुछ ना बेसिक सिंबल से जरा और से समझो, ठीक है। देखो, जो हमारा 50 है, 50 को अपन एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। 50 को एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। 100 को अपन यहाँ पे सी से डिनोट करते हैं, 100 को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन के पास आता है 500, सीधा सीधा 500, 200, 300, 400 कोई बात नहीं, सीधा 500। 500 में जो सिंबल यूज करते हैं वो है डी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास 1000, 1000 को अपन के सिंबल से डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। कुछ ये बेसिक सिंबल्स है, ठीक है, जो आपको समझने, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अब हम लोग डिस्कशन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं रूल्स पे, राइट, कि कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग अगर रूल्स के बारे में चर्चा करें तो वो क्या है, रूल नंबर वन, रूल नंबर वन जो है वो क्या है, रूल नंबर वन है रिपीटिशन रूल। अब अगर रिपीटिशन रूल की मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस डिजिट को, किस सिंबल को हम लोग कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से सिंबल्स हैं जिनको अपन रिपीट कर सकते हैं, जो कि अलाउ करता है हमें रोमन न्यूमरल्स के अंदर। हम लोग ये अलाउ का बेसिकली रोमन न्यूमरल्स हमें अलाउ करता है कि किस किस नंबर्स को हम रिपीट कर सकते हैं और किसको रिपीट नहीं कर सकते और कितनी बार रिपीट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो सिंबल है वो है आई। आई, आई को जनरली किससे रिप्रेजेंट किया था, आई क्या है, वन, है ना। और इसको मैक्सिमम हम लोग 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात है कि यहाँ पे कोई भी
कोई भी जो डिजिट है, कोई भी सिंबल है, राइट, जो कि रिपीट होता है, वो मैक्सिमम आपका 3 टाइम्स ही रिपीट होता है। 3 टाइम्स से ज़्यादा कोई भी सिंबल को आप रिपीट नहीं कर सकते हो। ये तो आपको बेसिक जो रूल है, ये तो आपको दिमाग में फीड कर लेना है। ठीक है, जैसे आई है, राइट, हम लोगों ने क्या देखा था, देखो कि आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, 1। ठीक है, फिर हम लोगों ने आई को 2 बार रिपीट किया तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 2 को। फिर आई को 3 बार रिपीट किया तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 3 को, है ना। आई को जो हम लोगों ने 3 बार लिखा तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 3 को। बट क्या हम लोगों ने आई को यहाँ पे 4 बार लिखा, नहीं लिखा। उसके लिए हम लोगों ने आई वी को रिप्रेजेंट आई वी को यूज किया, यानी कि किसी भी एक सिंबल को हम लोग मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं, है ना। अब हम लोगों ने आई के लिए तो देख लिया, अब ऐसे और कौन कौन से सिंबल्स हैं जिनको हम लोग रिपीट कर सकते हैं। उसके अलावा है, जैसे आई हो गया, राइट, आई को हम लोग 3 टाइम्स, अब देखो इसको कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं, राइट। एक तो आई हो गया, दूसरा एक्स हो गया, एक्स को भी हम लोग, राइट, एक्स, जैसे कि एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को। ठीक है, एक्स एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 को। ठीक है, एक्स 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 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 को। जिस तरीके से आई हमारा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट, 2 बार जब आई हम लोग लिखा था तो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा था, 3 बार जब हम लोगों ने आई को लिखा तो वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट। तो आई और एक्स को हम लोग तीन तीन बार रिपीट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं। एक तो आई रिपीट हो सकता है, एक तो एक्स रिपीट हो सकता है। उसके बाद सी हमारा रिपीट हो सकता है। सी किसको रिप्रेजेंट करता है, सी किसको रिप्रेजेंट करता है, सी हम लोगों ने अभी देखा कि सी हमारा 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो सी को भी अपन 3 बार लिख सकते हैं, यानी कि एक बार अगर आपने सी लिखा है तो इसका मतलब है आप 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हो। एक बार अगर सी लिखा है तो आप, इसका क्या मतलब है कि आप 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपके पास 2 बार सी लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि आप इसको 200 को रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट। अगर आपका 3 बार सी एक साथ लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि आप 300 को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो एक हो गया आई, एक हो गया एक्स, एक हो गया सी। ठीक है, उसके बाद एक और है लास्ट, जो है एम। एम किसको रिप्रेजेंट करता है, एम, सोचो, एम किसको रिप्रेजेंट करता है, लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, एम। एम रिप्रेजेंट करता है आपका 1000 को। एम किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको 1000 को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आपके पास एम लिखा हुआ है एक बार, तो इसका मतलब है कि आप किसको रिप्रेजेंट करो, 1000 को। ठीक है, आप किसको रिप्रेजेंट करो, 1000 को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपके पास 2 बार एम लिखा हुआ है तो आप किसको रिप्रेजेंट करो, 2000 को। सिमिलरली अगर आपके पास 3 बार एम लिखा हुआ है तो आप किसको रिप्रेजेंट करो, 3000 को रिप्रेजेंट करो। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये रूल्स आपको बहुत ध्यान रखने हैं, तभी आप रोमन न्यूमरल्स को अच्छे से समझ पाओगे, राइट। अदरवाइज हो सकता है कि आपको छोटे छोटे नंबर्स में तो आपको समझ में आता है, बट जब आप बड़े नंबर्स को, हो सकता है अगर आपके एग्जाम में बड़े नंबर्स आ जाए तो वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिपीटिशन रूल। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको अपन रिपीट नहीं कर सकते, राइट, जो कि रिपीट नहीं हो सकते। ये तो हो गया कि हम लोग इनको 3 बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है इनवैलिड रिपीटिशन। इसको ना दूसरे पेन से लिखते हैं, इनवैलिड रिपीटिशंस। सबसे पहला हो गया वी। वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 5 को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 5 को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने वी लिखा, इसको 5 को रिप्रेजेंट किया, राइट, ये आपका 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने 2 बार वी लिख दिया तो एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है भाई, एक एक्स क्या है, 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 बार एक्स लिखा तो 10 + 10 20, तो यहाँ पे 5 + 5 10, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 10 के लिए हमारे पास सिंबल है एक्स। तो इस वजह से वी को अपन रिपीट नहीं कर सकते, पहला हो गया। दूसरा, दूसरा है हमारे पास एल। दूसरा क्या है हमारे पास, एल है, राइट। तो एल को अपन रिपीट नहीं कर सकते, एल को रिपीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिपीट कर सकते, देखो एल हमें क्या बताता है, एल हमसे हम 50 को रिप्रेजेंट करते हैं, एल से 50 को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आपने 2 बार एल लिख दिया, राइट, तो इसका क्या मतलब है 100। अब 100 के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास एक सिंबल है सी, राइट, तो इस वजह से हम लोग एल को भी रिपीट नहीं कर सकते। उसके बाद डी आता है हमारे पास, डी। डी किसको रिप्रेजेंट करता है, 500 को। अब मान लो अगर आपने डी डी 2 बार लिख दिया तो आपके पास क्या आ गया, 1000। अब 1000 के लिए ऑलरेडी आपके पास एक सिंबल है एम, इस वजह से हम लोग डी को भी रिपीट नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन कौन से इनवैलिड रिपीटिशन है, यानी कि जो हम रिपीट नहीं कर सकते, और किसको किसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं। ठीक है,
तो आई एक्स सी एम इनको रिपीट किया जा सकता है, वी एल और डी इनको रिपीट नहीं किया जा सकता, राइट। ये बेसिक कुछ रूल है जो आपको समझने, ठीक है। अब अगर रिपीटिशन रूल आपको समझ में आ चुका है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं लाइक ना एक आपका कॉम्बिनेशन आता है, राइट। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखा, जैसे कि आई 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आई और वी का कॉम्बिनेशन देखा, 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए आई और एक्स का कॉम्बिनेशन देखा, है ना। उसी तरीके से देखो 8 के लिए वी और आई का कॉम्बिनेशन देखा, है ना। तो इस तरीके से ऐसे कितने तरीके के कॉम्बिनेशन है जो हमें रोमन न्यूमरल्स में याद रखने हैं, राइट। तो वो रिपीटेशन और सॉरी वो हम लोग कॉम्बिनेशन यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो कॉम्बिनेशन को देखने के लिए बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है उसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहला सबसे पहला जो आई है ना, जैसे आई है, ये किसके किसके साथ कंबाइन हो सकता है। आई जो है ये आपका अभी हो सकता है डियर आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, लग रहा हो अरे मेरे स्कूल में कहीं पे भी आपने पढ़ा हो सकता है उनके थ्रू आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई वो चीज़ें। बट बिलीव मी डियर, ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको ना, जैसे आप कोई भी नंबर है जिसको लिखना, अगर आपका एग्जामिनर अगर आपके लिए क्वेश्चन टफ बनाना चाहता है तो वो आपको बड़े नंबर से आपको देगा, राइट। और ये जो आपको रूल्स हैं इनके बिना आप छोटे नंबर्स को तो ईजिली समझ सकते हो, बट जैसे ही बड़े नंबर्स का कॉम्बिनेशन आएगा वहां पे आप लटक जाओगे। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन का याद रखना, आपको इस कॉम्बिनेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आई के साथ आप वी को और एक्स को ही कंबाइन कर सकते हो। और अच्छा, एक और चीज है, एक और चीज है यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स में जो आपको याद रखना है कि अगर आप जैसे यहाँ पे लिखा होता है 4, 4 को आप ऐसे लिखते हो जनरली आई वी, है ना। आई वी को आप 4 लिखते हो, तो इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि 5 किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वी से। तो आप आई को वी के लेफ्ट हैंड साइड में डिनोट करते हो, है ना। तो जब भी आप किसी भी वैल्यूज को जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करते हो तो इसका मतलब क्या है, आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। उसी तरीके जब आप 6 को रिप्रेजेंट करते हो ना, तो आप कैसे लिखते हो, वी के आगे आई लगाते हो। वी के आगे आई लगाने का क्या मतलब है कि आप इसको यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ऐड करो, ये कॉम्बिनेशन है, राइट। तो अगर आप आई को वी के पहले लगाओगे तो इसका मतलब आप वहां पे क्या कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप आई को वी के आगे लगाओगे तो इसका क्या मतलब है कि आप उसको वहां पे ऐड कर रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप जैसे एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स आपका 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप आई को एक्स के पहले रिप्रेजेंट लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, 10 से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, 9। और अगर आप आई को 10 एक्स के बाद लगाओगे तो वहां पे ऐड हो जाएगा, क्या देगा आपको, 11, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये समझ में आया कि आई को हम लोग वी और एक्स के साथ ही खाली कंबाइन कर सकते हैं, ये याद रखना। आई को वी और एक्स के अलावा किसी भी सिंबल्स के साथ हम लोग अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है आपका एक्स। एक्स को आप किसके थ्रू, भाई मैंने अभी क्या बताया, मैंने आई का पर्सपेक्टिव दिया, ठीक है, कि आई को आप वी और एक्स के साथ कंबाइन कर सकते हो। बट जरूरी नहीं है कि खाली वी और एक्स जो है, राइट, वी और एक्स जो है, हमने आई के बारे में बात की ना कि आई वी और एक्स के साथ कंबाइन हो सकता है, बट ऐसा नहीं है ना कि खाली एक्स भी आई के साथ कंबाइन हो सकता है, वाइस वर्सा नहीं है। खाली एक तरफ से है कि आई जो है वो वी और एक्स के साथ कंबाइन हो सकता है। तो अब अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स जो है ना डियर, वो आपका एल और सी के साथ ही कंबाइन हो सकता है, बस दो के साथ। अब एल क्या है, एल हमारा रिप्रेजेंट करता है 50 को। तो अगर आप मान लो एक्स को पहले लगा रहे हो तो इसका क्या मतलब, मैंने क्या बताया, अगर आप पहले लगा रहे हो एक्स को तो इसका क्या मतलब है, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 40 को। अगर आप एल यानी कि एक्स को बाद में लगाओगे तो इसका क्या मतलब है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, 60 को, क्योंकि यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो चीजें, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। उसी तरीके से यहाँ पे सी किसको रिप्रेजेंट करता है, सी आपका रिप्रेजेंट करता है 100 को, है ना। तो अगर आपने एक्स को ऐसे लिखा, पहले लगा दिया सी के, तो इसका मतलब आप यहाँ पे 90 को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपने एक्स को बाद में लगाया तो इसका मतलब आप इसको ऐड कर रहे हो, इसको आप 110 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में आता है आपके पास सी। सी आपका कंबाइन होता है डी और एम के साथ। सी जो है वो कंबाइन होता है डी और एम के साथ। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। लिटरली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो you are going to realize that whatever you have learned in this video, right, you will never going to see in the entire YouTube. I'm telling you, इतनी डेप्थ में आपको कोई भी वीडियो YouTube पे नहीं मिलने वाला।
ठीक है, बट ये चीज आपको तभी रियलाइज होगी जब आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लोगे। ठीक है, इसीलिए हर एक चीज को प्रॉपरली समझते जाओ, भरोसा करो। राइट, पहली बात तो ये है, कभी भी ये आप हैबिट बनाओ, जिस भी टीचर को आप फॉलो करो उसको आप बिलीव, उस पर पूरी तरीके से अपना फेथ आप बनाओ, पूरी तरीके से उस पर बिलीव करो। राइट, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी एक पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, आपने सोचा अरे ये तो टीचर अच्छे नहीं पढ़ा रहा, मैंने इसको स्किप किया, दूसरे टीचर्स की वीडियो मैं देखने लगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। ये आपको कोई इंटरटेनमेंट नहीं मैं करने आया हूँ वहाँ पे। ठीक है, कि आपको मैं अच्छा अच्छा फील कराऊंगा तभी आप मेरी वीडियोस देखोगे। अगर आपको अच्छा अच्छा फील नहीं होगा तो आप वीडियो को नहीं देखोगे, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। राइट, मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको आपको टाइम देना होता है, टाइम दे करके ही आप चीज़ों को समझते हो। ठीक है, तो पूरी वीडियो को वॉच करो, उसके बाद अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। राइट, कि यहाँ पे आपने समझ में नहीं आया हो सकता है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना, आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करो अपने कमेंट्स, मैं 101% आपका रिप्लाई करूंगा। राइट, बट उसके लिए पूरी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हैबिट बनाओ, ये अभी से हैबिट बनाओ, क्योंकि क्या होता है ना, आपको यूट्यूब एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, और मल्टीपल ऑप्शंस की वजह से ही आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हो। राइट, आपको लगता है कि अरे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मतलब ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, लाओ दूसरे क्या देखें। इससे क्या होता है, आप टाइम वेस्ट करते हो अपना। ठीक है ना, तो एक वीडियो जो भी देखो, पूरा वीडियो देखो, देन ही उसके बाद ही आप अपना डिसीजन पे आप अपने आओ कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। ठीक है, तो सी का जो कॉम्बिनेशन है वो डी और एम के साथ, यानी कि अब डी क्या रिप्रेजेंट करता है डियर, डी क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी हम लोगों ने देखा ना, डी रिप्रेजेंट करता है 500 को। डी किसको रिप्रेजेंट करता है, 500 को। अब अगर आप सी को डी के पहले लगाते हो, सी डी, यानी कि आप सी यानी कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100, तो 500 में से अगर 100 को सब्ट्रैक्ट करो तो 400, और अगर आप डी सी लिखते हो तो क्या आ जाएगा आपका 600। क्लियर है। अब उसी तरीके से अगर हम सी एम को लिखते हैं, राइट, सी एम को लिखते हैं, यानी कि 1000 में से आप 100 को सब्ट्रैक्ट करो 900। राइट, और अगर हम एम सी लिखते हैं तो आप 1000 और 100 को ऐड करो, यानी कि 11। इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, आई को वी और एक्स के साथ कंबाइन किया जा सकता है, एक्स को एल और सी के साथ कंबाइन किया जा सकता है, सी को डी और एम के साथ ही कंबाइन किया जा सकता है। ठीक है, कब ऐड होगा कब सब्ट्रैक्ट होगा ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आपने किसी भी नंबर्स को कंबाइन किया, जैसे आपने आई को सी के साथ कंबाइन कर दिया, है ना, आई को सी के साथ कंबाइन कर दिया, राइट, सी को एल के साथ कंबाइन कर दिया, एक्स को डी के साथ कंबाइन कर दिया, ये सारे के सारे आपके इनवैलिड कॉम्बिनेशन हैं। ये सारे के सारे आपके इनवैलिड कॉम्बिनेशन हैं। राइट, इनको आप कंबाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब इतनी चीजें याद हो गई, इतनी चीजें समझ में आ गई, बस पूरा रोमन न्यूमरल्स खत्म, पूरा रोमन न्यूमरल्स खत्म। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से नंबर्स को फॉर्म किया जाता है और उसको कैसे हम लोग रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग वो डिस्कस करते हैं। चलो, अब रैंडम कोई भी नंबर लेंगे, राइट, रैंडम कोई भी नंबर लेंगे और उसको रोमन न्यूमरल्स में हम लोग लिख करके देखेंगे। ठीक है, उसको रोमन न्यूमरल्स में लिख करके देखेंगे। तो कुछ रैंडम सा नंबर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर से। सपोज करो मैं ले रहा हूँ 67। ठीक है, 67। अब थोड़ा सा ना इसको ऐसे ले, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स लेने। 67, आप 67 को कैसे लिखोगे, देखो 67 को लिखने के लिए आप सबसे पहले बेस 50, 50 पे आओगे। 50 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है डियर, एल से, है ना। तो आप देखो, सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिखो, 67 को आप 60 प्लस ऑफ 7 ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। आप 60 को कैसे लिखोगे डियर, भाई 50 को आप लिखते हो एल से, एल के साथ आप एक्स को कंबाइन कर सकते हो, अभी हम लोगों ने देखा, एल के साथ आप एक्स को कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब एल को अगर हम एक्स को सॉरी एल के आगे लगाते हैं तो यानी कि हम ऐड कर रहे हैं, ये हो गया 60। 7 को अपन रिप्रेजेंट करते हैं वी के साथ, अगर हम आगे दो आई लगा दें तो 5 6 7। ठीक है, ऐसे, क्योंकि हम लोग आई को वी के साथ कंबाइन कर सकते हैं, हम लोगों ने देखा। ठीक है, और मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, तो हमने 2 ही बार रिपीट किया, 7 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो जरा, तो क्या हो जाएगा, एल एक्स वी आई आई। ये किससे क्या हो गया, इसको इसे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, 67। ये क्या लिखा है, 67। क्लियर हुआ। अब ये तो हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल पे आओ। मान लो हमारे पास है 83। क्या है, 83। अब 83 को आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसको आप ब्रेक करो, 80 प्लस ऑफ 3। 80 को कैसे लिखोगे, 80 को लिखने के लिए आप 50 60 70 80
3 बार ही मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर 90, अभी हम लोग 90 पे भी बात करते हैं, ठीक है। 3 को कैसे लिखोगे, 3 बार आई बना करके, तो क्या हो जाएगा, एल एक्स 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 आई आई आई। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 83 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। अब देखो कुछ और देखते हैं, कुछ और देखते हैं, जैसे कि 59 को देखते हैं। 59 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 50 प्लस ऑफ 9, 50 प्लस ऑफ 9। 50 को रिप्रेजेंट किया जाता है एल से, 9 को रिप्रेजेंट किया जाता है आई और एक्स से। भाई एक्स से, भाई आई और एक्स को कंबाइन कर सकते हैं ना अपन, तो एल आई एक्स, ये क्या हो गया, 59। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब लेते हैं जरा कुछ और, ठीक है। ये 4 है, 4 है ना। अब कोई और नंबर लेते हैं, मान लो 77 लेते हैं, 77। तो 77 को अपन कैसे लिखेंगे, ब्रेक करो पहले तो, 70 प्लस ऑफ 7, 70 प्लस ऑफ 7। तो 70 को क्या अपन एल एल एक्स एक्स ऐसे लिखा जा सकता है, एल एक्स एक्स ऐसे लिखा जा सकता है। तो 70 को अगर हम लोगों ने एल एक्स एक्स लिखा और 7 को अपन लोगों ने वी आई आई लिखा, तो क्या इसको एल एक्स वी आई आई ऐसे लिख सकते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करा है, 77 को, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करा है, एक सेकेंड, 70 को अच्छा यहाँ पे 2x लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 2x है। वही मैं कहूँ, ये और ये 67 77 सेम कैसे लग रहा है, तो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे फोर्थ ये हम लोगों ने देखा। अब फिफ्थ में जरा देखते हैं, कोई बड़ा नंबर लेते हैं, मान लो 95, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 90 प्लस ऑफ 5। अब क्या ये बताओ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 90 को 50 60 70 80 90, कैसे लिख सकते हैं, नो नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपने एक्स को 3 से ज़्यादा बार रिपीट कर दिया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट, जो कि इनवैलिड है। तो 90 को रिप्रेजेंट करने के लिए 100 किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से, और सी को आप एक्स से, सी और एक्स का कॉम्बिनेशन है ना, हम लोग लिख सकते हैं सी और एक्स को एक साथ, है ना। तो अगर आप यहाँ पे एक्स को सी के पहले लिखो तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि आप 100 से एक्स को यानी कि 10 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या मिलेगा, 90। 5 को आप लिख सकते हो ऐसे वी से, तो यानी कि एक्स सी वी, इस तरीके से आप लोगों ने 95 लिख दिया, ठीक है। अब मान लो आपके पास है 99, 99, ठीक है। अब 99 के लिए आप इसको कैसे लिखोगे, 90 प्लस ऑफ 90 प्लस ऑफ 9, ठीक है। तो 90 प्लस ऑफ 9, अब 90 कैसे लिखा जाएगा, अगेन एक्स सी, और 9 के लिए 1x ऐड करोगे तो एक्स सी 1x। अब मान लो अगर आपको ये रूल ना पता होता, राइट, तो आप इसको हो सकता है ऐसे भी लिख सकते कि भाई 100 हमें पता है सी, और यहाँ पे आई लगा देते कि भाई पहले लगाने का मतलब मुझे पता है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 100 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 99। बट ये इनवैलिड है, आई को हम लोग सी के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। देखो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, ये फायदा होता है रूल्स का, राइट। अगर आपको रूल्स पता है तो आप ऐसी गलतियां नहीं करोगे, राइट। उसी जगह पे आपके साथ वालों जिनको रूल्स नहीं पता है, हो सकता है ये सब छोटी मोटी गलतियां कर जाए, राइट। तो आप यहाँ पे उनसे आगे हो, ठीक है। इस वजह से हम लोगों ने पहले रूल्स को समझा था। अब 7th पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, मान लो कुछ लेते हैं 108, ठीक है। क्या लिया, 108। अब 108 को कैसे आप डिस्कस करो, कैसे आप लिखोगे, 100 प्लस ऑफ 8, राइट, 100 प्लस ऑफ 8। तो 100 प्लस ऑफ 8, 100 को आप कैसे लिखोगे, सी से, 8 को आप प्रेजेंट करोगे वी आई आई आई। अब आप ऐड करोगे तो सी वी आई आई आई, इस तरीके से आपने 108 को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब मान लो 8th पॉइंट पे कुछ लेता हूँ 117, 117 के लिए 100 प्लस ऑफ 17 लिख दो, या फिर 10 प्लस 7 ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 को आपको पता है आपको रिप्रेजेंट करना है सी से, 10 को आपको रिप्रेजेंट करना है एक्स से, 7 को आपको रिप्रेजेंट करना है वी आई आई से, तो सी एक्स वी डबल आई, इस तरीके से आपने 117 को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब बारी आती है आपका 9th पॉइंट पे, ठीक है। 9th पॉइंट पे मान लो मैं ले रहा हूँ 125, तो 125 को आप 100 प्लस 20 प्लस 5 ऐसे आप लिख सकते हो। तो 125 को आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, 100 को आपने रिप्रेजेंट किया सी से,
20 को आपने रिप्रेजेंट किया टू डबल एक्स से और 5 को रिप्रेजेंट किया ऐसे, यानी कि सी डबल एक्स वी। इस तरीके से आपने 125 को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ हंड्रेड्स पे। अब कुछ और बड़े नंबर्स लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास है 321। आप 321 को कैसे लिखोगे? 300 प्लस ऑफ 20 प्लस ऑफ 1। ठीक है, अब 300 के लिए आपने, मुझे आपको पता है कि 100 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। और सी को आप 3 बार रिपीट कर सकते हो, है ना? आप किसको किसको नहीं रिपीट कर सकते? देखो, अब यही फायदा होता है, राइट? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि आप यहाँ पे देखो, जैसे कि किस किस चीज़ों को आप रिपीट कर सकते हो और किसको नहीं रिपीट कर सकते हो, वो समझो। हम लोगों ने ये देखा है कि आप यहाँ पे एक सेकेंड, कुछ ये है रिपीटिशन रूल। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सी को तो अपन रिपीट कर सकते हैं, एक्स को भी रिपीट कर सकते हैं, आई को रिपीट कर सकते हैं, एम को रिपीट कर सकते हैं। बट क्या हम लोग एल को रिपीट कर सकते हैं? नहीं। वी को रिपीट कर सकते हैं? नहीं। डी को रिपीट कर सकते हैं? नहीं। यही फायदा होता है चीज़ों को समझने का पहले से, राइट? अब जब आपकी सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आपको पता है कि इसकी जगह पे आप नॉर्मली क्या सिंपली क्या लिख सकते हो? सी सी सी, इसकी जगह पे 2x और इसकी जगह पे आई। आप दोनों को जरा ऐड करो, राइट? अब आप देख पा रहे होगे, एक चीज आप नोटिस कर पा रहे होगे कि जैसे जैसे नंबर बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे आप देख पा रहे होगे कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नंबर्स को लिखना रोमन न्यूमेरल्स में, और समझना भी, राइट ना? बहुत ज़्यादा ना आप देख पा रहे होगे बहुत ख़राब से नंबर्स लगते हैं। जैसे जैसे आप नंबर्स की वैल्यूज़ बढ़ाते जाते हो ना, वैसे वैसे बहुत ज़्यादा लिखना इम्प्रैक्टिकल से नंबर लगने लगते हैं। पता ही समझ में ही नहीं आता है कि किस तरीके से ये नंबर्स लिखे हैं। बहुत ज़्यादा ना बहुत हौच पौच सा लगने लगता है। इसी वजह, एक तो वन ऑफ द मेन रीज़न ये भी है कि इसी वजह से हम लोग रोमन न्यूमेरल्स को प्रैक्टिकली हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते हैं। और भी बहुत रीजंस हैं, वो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, उसमें से वन ऑफ द रीजन ये भी है, ठीक है, कि रोमन न्यूमरल्स में हम लोग जब बड़े नंबर्स को डिफाइन करते हैं तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है रोमन न्यूमरल्स के थ्रू, राइट? क्यों है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अभी जो चीज़ें समझा रहा हूँ उसको समझो। अब जैसे कि लिखा हुआ है, मान लो 521। अब 521 को आप 500 प्लस 20 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हो। ये सुनो, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब 500 को आपको पता है आप कैसे लिखोगे? 500 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? डी से। 20 को डबल एक्स से, आई को 1 से, यानी कि डी एक्स एक्स। ठीक है, अब मान लो आपके पास लिखा हुआ है 735, तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे 700 प्लस 30 प्लस ऑफ 5। तो ये क्या हो गया? 735। 700 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 500, राइट? 500 यानी कि डी, डी के साथ आप सी को ऐड कर सकते हो। देखो, देखो क्या रूल बुक के थ्रू क्या ये हमें अलाउ करता है कि हम डी और सी को अटैच कर सकते हैं? यस, सी और डी को आपस में अटैच किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई? डी क्या हो गया? 500, राइट? उसके बाद डी अगर 500 हो गया तो यहाँ पे आपने क्या अटैच किया? 100, 600, 700। ये हो गया 700। एक्स एक्स और एक्स क्या हो गया? 30। बी क्या हो गया? 5, यानी कि डी सी सी एक्स, अरे डी सी सी एक्स 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 735। ठीक है, अब मान लो आपके पास कोई नंबर लिखा है 837 या फिर 47, ये लिखा है। इसको कैसे लिखोगे? ये हो जाएगा आपका 800 प्लस 40 प्लस ऑफ 7, है ना? 847। अब 800 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो अगेन 500 को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? डी से। 600, 700, 800। 40 के लिए क्या रिप्रेजेंट करोगे? 40 के लिए क्या भाई? 50 में से x को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो 40, और वी आई आई, यानी कि डी सी 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 एक्स एल वी आई आई। देख पा रहे हो 847 के लिए हमें कितनी स्पेस खर्च करनी पड़ रही है रोमन न्यूमरल्स में लिखने के लिए, राइट? तो और इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है, बड़े नंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है ये। ठीक है, बड़े नंबर्स को इसी वजह से हम लोग रोमन न्यूमरल्स में नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, राइट? इसके अलावा भी आपको बताऊं कि रोमन न्यूमरल्स में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे जीरो को डिफाइन नहीं किया। रोमन नंबर्स में क्या है, जीरो की कोई भी ना, जीरो के लिए कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं यूज किया गया है।
है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है जिस वजह से हम लोग रोमन न्यूमरल्स को नहीं ऐड करते हैं, नहीं यूज़ करते हैं, वो है लैक ऑफ ज़ीरो, कि यहाँ पे हम लोग ज़ीरो को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है? ज़ीरो को डिफाइन नहीं किया गया है। दूसरा क्या है? इनसफिशिएंट फॉर लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स को डिफाइन करने का लिखना इसकी कैपेबिलिटीज़ नहीं है। जब बहुत बड़े नंबर्स आप जब देखोगे, अभी हम लोग और चीज़ देखने वाले हैं, राइट? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास लिखा है, ये नंबर लिखा है, अब आप इसको कैसे डिफाइन करोगे रोमन न्यूमरल्स में, किस तरीके से लिखोगे, राइट? देखो, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी ज़रा समझ लो, राइट? तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके का है कि हमारे पास, हमें ये पता है कि m जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1000 को। m जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1000 को, है ना? अब मान लो अगर मुझे 5000 लिखना है, किस क्या लिखना है? 5000। अब भाई हमारे पास जो मैक्सिमम सिंबल है, राइट, जो मैक्सिमम नंबर का जो सिंबल है वो क्या है? 1000, जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। अब 1000 के बाद हम लोग क्या करेंगे? तो देखो, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं बार का। किसका यूज करते हैं? बार का। अभी बार क्या है? जैसे कि इसको अपन ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट? कैसे अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे? 5 को रिप्रेजेंट किया जाता है v से। अब v के ऊपर अगर आप बार लगा देते हो ना, v के ऊपर अगर आप बार लगा देते हो, तो इसका मतलब है कि आप 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये बात समझो। v के ऊपर अगर आप बार लगा देते हो, तो इसका मतलब है कि आप v में से, यानी कि 5 में से आप 1000 का क्या कर रहे हो? मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, यानी कि 5 टाइम्स 1000 कर रहे हो, तब जा करके आपको 5000 मिला। ठीक है? जब हम आगे कोई नंबर लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? एडिशन। पीछे लगाते हैं तो सब्सट्रैक्शन। वो भी कुछ लिमिटेड ही कॉम्बिनेशंस हैं, सबको सबके साथ नहीं कंबाइन किया जा सकता है। और अगर आप बार लगाओगे तो इसका मतलब है उसी पर्टिकुलर नंबर को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है? उसी तरीके से मान लो अगर हमारे पास 10,000 लिखा है, 10,000, तो 10,000 को क्या अपन 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 लिखा जा सकता है? 10 को क्या अपन x से, बार से डिनोट कर सकते हैं? 10 का मतलब क्या? सॉरी, x का मतलब क्या है? 10, और 10 के ऊपर बार का मतलब क्या है? 10 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है? चलो, अब उसी तरीके से कुछ और नंबर्स हैं, जैसे कि 50,000। 50,000 के लिए क्या करोगे? 50 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये किया आपने। अब 50 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने एल का यूज़ किया, उसके ऊपर बार लगा दिया। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 50,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? अब उसी तरीके से अगर आपके पास 100,000 है, तो क्या करोगे? भाई 100 को आप मल्टीपल में लिखोगे 1000 के, राइट? आप 1000 के मल्टीपल में लिखोगे, तो सी, आप 1000, सॉरी, 100 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सी से, फिर उसके ऊपर बार लगा सकते हो, तो ये हो गया 100,000, राइट? उसी तरीके से 100,000 लिख लिया आपने। अब उसके बाद मान लो आपको पास, आपको लिखना है 500,000। अब आई होप भी आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको अगेन 500 का मल्टीपल लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा? आपका डी बार। उसी तरीके से आपको, जैसे जैसे ये इंडियन सिस्टम में क्या लिखा हुआ है? 10 लाख, राइट? क्या लिखा हुआ है? 10 लाख, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख का मतलब क्या है? 1 मिलियन। 1 मिलियन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 1000 का मल्टीपल बना सकते हो, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि इसको आप लिख सकते हो एम बार। क्या लिख सकते हो? एम बार। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग लार्ज नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? अब देखो, अब मान लो यहाँ पे मेरे पास 6000 है। अब 6000 को रिप्रेजेंट करना है, तो 6000 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1000 को अपन कैसे कैसे लिख सकते हैं? 6000 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 6000 को अपन यहाँ पे 6 के ऊपर बार लगाया जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है? पहले तो ये बताओ, यस और नो, राइट? 6 को क्या अपन ऐसे लिखा जा सकता है? हम्म। अब जरा ये बताना, जरा ये बताना, क्या अपन 6000 को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? वी आई, ये हो गया 6, और उसके आगे 1000 लगा दिया, एम, VIM। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? यस और नो, यस और नो, ये बताओ, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही वैलिड नहीं है। कॉम्बिनेशन ही वैलिड नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है, कोई बात नहीं, कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक लिया मैंने वी, एक लिया मैंने वी, वी के ऊपर मैंने लगाया बार, वी के ऊपर मैंने लगाया
बार, क्या हो गया 5000। उसके बाद मैंने लिख दिया m, यानी कि 5000 प्लस 1000 6000। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? यस, लिखा जा सकता है। अच्छा, लिखा जा सकता है। क्या यहाँ पे हम लोगों ने जो रूल्स पढ़ा था, क्या उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि आप v को m के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो? इनवैलिड, वैलिड नहीं है। तो इसको अभी आप ऐसे नहीं लिख सकते। कहाँ गया, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ। तो आप इसको इस तरीके से भी नहीं लिख सकते। तो 6000 का लिखने का तरीका क्या है? ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, है ना, कि 6000 को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, और अगर अब वही बात है कि अगर आपको रूल्स नहीं पता होते तो आप बोलते कि सर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या दिक्कत है, राइट। तो इस वजह से रूल्स का पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको, पूरी चीज़ें जितनी भी हम लोगों ने रोमन न्यूमरल्स में डिस्कस की, आपको अच्छे से हर एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे ही मूव ऑन करने जा रहे हैं। ठीक है, बाद में थैंक यू देखेंगे, राइट। तो हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे जीरो नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी पॉइंट हम लोगों ने ये देखा कि ये इनसफिशियंट है लार्ज नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में। दूसरा, डिफिकल्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, ये क्या मतलब है? उसके लिए ना एक क्वेश्चन देखो। जैसे अब मेरे पास ये लिखा हुआ है, राइट। अब मेरे पास क्या लिखा है, कुछ नंबर्स हैं रोमन न्यूमरल्स में, एक्स वी आई प्लस एक्स एक्स वी। अब अगर मुझे इसको ऐड करना है तो सबसे पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, हिंदी अरेबिक नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि क्या लिखा है, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 10, वी और आई यानी कि 6, यानी कि क्या लिखा है 16, प्लस ये क्या लिखा है 25। अब मुझे इसको ऐड करना है, तो ऐड करो, क्या हो जाएगा 11, 6 5 11, 1 2 3 4 यानी कि 41। तो अब इसको कैसे लिखोगे, 41 को कैसे लिखा जा सकता है, 41 को कैसे लिखा जा सकता है भाई, इसको आप ब्रेक कर सकते हो 40+1 में, इसको आप ब्रेक कर सकते हो 40+1 में। ठीक है, अब मुझे पता है कि 30 को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3x से, ट्रिपल एक्स से हम लोग 30 को रिप्रेजेंट करते हैं। बट 40 को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, एल से एक्स को माइनस करेंगे, ये 40 हो गया, प्लस आई यानी कि एक्स एल आई। तो आप देख पा रहे हो, पहले हमें जो भी रोमन न्यूमरल से इसको हिंदी अरबिक नंबर में कन्वर्ट करना पड़ा, राइट। उसके बाद अगेन हिंदी अरबिक नंबर में हम लोगों ने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, अगेन मैंने उसको क्या किया, रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट किया। यानी कि रोमन न्यूमरल्स को हिंदी अरबिक में कन्वर्ट करो, उससे हमने जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया, उसके बाद अगेन हमें रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है, इस वजह से भी हम लोग रोमन न्यूमरल्स को यूज़ नहीं करते, ये भी वन ऑफ द मोन इंपॉर्टेंट रीजन है। अच्छा, एक तो मैंने आपको बता दिया, अब जो बी सी एंड डी है ये आपके लिए होमवर्क है, राइट। ये आपको खुद से करना है। अब आई होप इतनी चीज़ें जो आपने समझ ली हैं, अगर अच्छे से समझिए तो ये आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क पार्ट हो गया, राइट। तो ये हम लोगों ने देखा, थर्ड पॉइंट क्या है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसके थ्रू बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, नो पोजिशनल वैल्यू। अब पोजिशनल वैल्यू का क्या महत्व है, देखो। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने लिखा है वी आई, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 6। अगर आई वी लिखा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 4, राइट। और उसी जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 6, राइट, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्या 4 6, राइट। तो यहाँ पे ये क्या आपका वंस प्लेस है, ये क्या आपका टेंस प्लेस है, राइट। ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या है, ये वंस प्लेस है, यहाँ पे टेंस प्लेस है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे जो वी टेंस प्लेस पे स्टिल ये 5 ही है, स्टिल ये 5 ही है, राइट। ये मैटर नहीं करता कि ये टेंस प्लेस पे कि वंस प्लेस पे, राइट। यहाँ पे इसकी कोई पोजिशनल वैल्यू है ही नहीं, ये कोई भी पोजिशनल वैल्यू होल्ड ही नहीं करता, ये स्टिल 5 है, चाहे आप इसको टेंस प्लेस पे लिखो चाहे वंस प्लेस पे लिखो, ये स्टिल 5 ही है, राइट। यहाँ पे बट आप देख पा रहे होगे, अगर आप 46 ऐसे लिखो या फिर 64 ऐसे लिखो तो इनकी पोजिशनल वैल्यू डिफरेंट हो जाएंगी, राइट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको 60 को, राइट। उसी जगह पे ये आपका यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को। तो आप देख पा रहे होगे डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे उनकी पोजिशनल वैल्यू चेंज हो रही है, बट यहाँ पे उनकी पोजिशनल वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इस वजह से भी हम लोग इसको यूज नहीं करते कि इनकी कोई भी पोजिशनल वैल्यू नहीं होती, है ना। तो यहाँ पे कुछ रीजंस भी हम लोगों ने देखा जिस वजह से हम लोगों को ये पता चला कि हम लोग रियल लाइफ वर्ड में, राइट, या फिर हायर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हायर एंड पे हम लोग रोमन न्यूमरल्स का क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं,
राइट, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, राइट। बट आई होप जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की हैं, उसके थ्रू आपको नंबर्स को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, नंबर्स को फॉर्म करना, राइट, क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, राइट, क्या क्या रूल्स हैं, राइट, जो आपको फॉलो करना है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, राइट। तो यहाँ पे अब हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, राइट। अब हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें मैंने आपको इस पूरे थ्रू आउट द लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन की है, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। बट स्टिल डियर, अगर आपको कोई भी छोटा सा डाउट है, राइट, और बहुत ऑब्वियस है डाउट आना, ऐसा मत सोचना कि अगर आपको डाउट है, राइट, तो आप लिखना आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, राइट, और ये भी मत सोचना कि आपका, राइट ना, आप कैपेबल नहीं हो इतनी ज़्यादा हाई एंड चीज़ों को समझने के लिए, ऐसा नहीं सोचना है, राइट। होता है ये चीज़ें, राइट ना, आप यहाँ पे पहली बार पढ़ रहे हो, राइट, तो ऑब्वियस है आपको चीज़ें हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, दो बार में ना समझ में आए, हो सकता है स्टिल आपको समझ में नहीं आ रही, आपको डाउट क्रिएट है जो आपका रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, बहुत ऑब्वियस है। और हमेशा याद रखना, डाउट तभी आता है दिमाग में जब आप चीज़ों को लॉजिकल मैनर में आप सोचना स्टार्ट करते हो, राइट। बहुत बच्चों का तो क्या होता है, उनका कोई डाउट ही नहीं आता। डाउट होने का एक ये भी पर्पस है, ऐसा नहीं है कि जिसका डाउट नहीं हो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसका ये भी रीज़न हो सकता है कि हो सकता है उसने उतना इन डेप्थ में जाकर के चीज़ों को समझा ही ना हो, ठीक है। तो कभी भी डाउट आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी बच्चे से कम आता है आपको, या आप उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसा बात नहीं है, राइट। डाउट आना एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो डाउट अगर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है डियर। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।